हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। माई सेल्फ रंजीत कुमार। स्वागत है सर आप लोगों का आज की सीरीज में। आइए आज हम लोग इकोनॉमिक्स के कुछ और क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हिमांशु गुड इवनिंग, और जो जो लोग भी ऑनलाइन हैं सबको मेरी तरफ से वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। रजनीश गुड इवनिंग, सुधांशु गुड इवनिंग, और कौन है? 4 लोग ऑनलाइन शो कर रहे हैं। नवीन, जितेंद्र, कहाँ गए भाई? तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आइए सर शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अपने एग्जाम्स में पूछे गए हैं और उनके एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो कल हमने किया था हमने व्हाट विच इज द पैरामीटर फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास का पैरामीटर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर था ए, पर कैपिटा मॉनेटरी इनकम। ठीक है, आज हम लोग दूसरा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्शियरी एक्टिविटी। इनमें से कौन टर्शियरी एक्टिविटी है? इसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, इस टर्शियरी एक्टिविटीज को। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो है वो टर्शियरी एक्टिविटीज है? गिव मी आंसर, बताओ फटाफट। सुधांशु ने बताया, मैंने आप लोगों को बताया था सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में बताया था ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी या सर्विस सेक्टर। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, फाइनेंस, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेडिंग। तो आप देखेंगे कि इस 104 का राइट आंसर जो है वो है डी, ट्रेडिंग। ठीक है, ट्रेडिंग इज द पार्ट ऑफ टर्शियरी सेक्टर। ये सेवा क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र का भाग है। ठीक है, क्लियर हुआ? मैंने आपको बताया था ना, प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर, माइनिंग, ये सब चीजें आती हैं। इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज आती हैं, और टर्शियरी में ये सारी चीजें आती है। ट्रेडिंग भी आता है साथ में। तो राइट आंसर इज ट्रेडिंग। वेरी गुड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है सर कि इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ इज कैरेक्टराइज्ड बाय। भारत का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कैसे, किसके थ्रू कैटेगराइज होता है? बताइए, कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं कि भारत का पॉपुलेशन ग्रोथ प्रॉपर इंक्रीजिंग वे में बढ़ रहा है? ठीक है, तो राइट आंसर दीजिए। गिव मी आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 105। बताओ जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। 105 का आंसर बताएं। 105 का कुमार हिमांशु ने सी दिया है, रजनीश ने भी सी दिया है और सुधांशु ने भी सी दिया है। ठीक है, और अच्छा हिंदी दिखाऊं रजनीश? लो हिंदी देख लो। भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्या विशेषता है? बताइए, भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्या विशेषता है? देख लिया हिंदी? चलिए अब इसका आंसर हम लोग ढूंढते हैं, आंसर देखते हैं। आंसर क्या होगा? कह रहा है एन इंक्रीज इन रेट ऑफ डेथ। मतलब अगर डेथ रेट इंक्रीज हो तो उससे हम पॉपुलेशन ग्रोथ को, बिल्कुल नहीं। अगर डेथ रेट इंक्रीज होगी तो पॉपुलेशन ग्रोथ को हम नहीं मेजर कर सकते, रॉन्ग है। एन इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ फीमेल्स। रेशियो ऑफ फीमेल्स के रीजन से भी हम नहीं कर सकते। उसमें तो ये पड़ेगा कि टोटल पॉपुलेशन में फीमेल्स का रेशियो कितना है। ठीक है, तो ये जेंडर गैप का पता चलेगा हमें फीमेल्स रेशियो से, मतलब लिंग अनुपात कि मेल और फीमेल का रेशियो क्या है। तो जेंडर गैप का पता चलता है फीमेल के इंक्रीज होने से, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद एन इंक्रीज इन द बर्थ रेट एंड डिक्लाइनिंग डेथ रेट। ओ, राइट आंसर इज सी। भाई अगर बर्थ रेट इंक्रीज हो रहा है और डेथ रेट आप देखेंगे डिक्लाइन हो रहा है, तो इससे पता चलेगा कि हमारी पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है। समझ में आ रही बात? बर्थ रेट इंक्रीज होगा और डेथ रेट डिक्लाइन होगा तो ही पॉपुलेशन ग्रोथ को वो डिनोट करेगा, शो करेगा। मतलब कम लोग मर रहे हैं और अधिक लोग पैदा हो रहे हैं, तो उसी से पता चलेगा। ठीक है हिमांशु सर, हिंदी में क्वेश्चन करवाएं प्लीज। अच्छा हिमांशु, कई लोग इंग्लिश में है यार, पीछे बैक में। हिंदी इंग्लिश में दोनों ही दिखाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, चलिए हिंदी में मैं दिखाता हूं।
ये कह रहे हैं भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्या विशेषता है, तो विशेषता क्या है भाई, तो मृत्यु दर में वृद्धि, मृत्यु दर में वृद्धि होगी तो नहीं डिफाइन करेगा। महिलाओं के अनुपात में वृद्धि होगी तो वो लिंग अनुपात को शो करता है, वृद्धि की विशेषता नहीं है। और जन्म दर में वृद्धि हो और मृत्यु दर में कमी हो, ये डिनोट करता है वृद्धि की विशेषता, कि जन्म दर कम है और जन्म दर अधिक है और मृत्यु दर कम है तो वो वृद्धि मतलब इंक्रीज को शो करता है, पॉपुलेशन ग्रोथ को शो करता है। वृद्ध व्यक्ति की बढ़ती जनसंख्या, अगर ओल्ड एज के लोग ज्यादा, जिन पॉपुलेशन में ज्यादा रेशियो है, वो भी पॉपुलेशन ग्रोथ को डिनोट नहीं करेगा। ठीक है, तो राइट आंसर इज सी, जन्म दर में वृद्धि किंतु मृत्यु दर में कमी। ठीक है, तो राइट आंसर इज सी। क्लियर? हिमांशु, हिंदी में अब सही है आपके लिए, यस और नो रिप्लाई करो, बोलो हिमांशु। एक एक्चुअली क्या है, बहुत सारे लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं और बहुत सारे लोग हिंदी में भी पढ़ते हैं। तो अभी क्या है, कई लोग ऑफलाइन रिकॉर्डिंग देखते हैं तो उनको फिर हिंदी में समझ में नहीं आती, इसलिए इंग्लिश करता हूं मैं, लेकिन मैं दोनों ही एक साथ दिखाया करूंगा ताकि दोनों में ही, अगर जो हिंदी है हिंदी पढ़ के समझ ले और इंग्लिश जो है वो इंग्लिश पढ़ के समझ ले। ठीक है हिमांशु, इज दैट क्लियर और नॉट? ओके, चलिए, ये तो बात हो गई क्वेश्चन नंबर 106 की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक बार इंग्लिश वाले लोग देख रहे हैं, कह रहा है ग्रीन बैंकिंग मीन्स, मतलब ग्रीन बैंकिंग से तात्पर्य क्या है, ये कह रहा है ग्रीन बैंकिंग मीन्स। ठीक है, बैंक्स फाइनेंसिंग एग्रीकल्चर, बैंक्स फाइनेंसिंग इरिगेशन प्रोजेक्ट, बैंक्स फाइनेंसिंग फार्मर्स, बैंक फाइनेंसिंग प्रो इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है। हिंदी वाले देखे, ग्रीन बैंकिंग का अर्थ क्या है, कृषि का वित्त पोषण करने वाला बैंक, किसानों का वित्त पोषण करने वाला बैंक, पर्यावरण संबंधी परियोजनाओं का वित्त पोषण करने वाला बैंक, या पर्यावरण संरक्षी परियोजनाओं का वित्त पोषण करने वाला बैंक। तो बताइए इसका आंसर क्या है जी, बताइए फटाफट। हिमांशु, सबने देख लिया हिंदी में? राइट आंसर जो है इसका है वो है डी, बैंक्स फाइनेंसिंग प्रो इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट। ठीक है, बैंक्स फाइनेंसिंग प्रो इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट, मतलब बैंक जो है अगर पर्यावरण संरक्षी परियोजनाओं का वित्त पोषण करने, अगर कोई ऐसा काम कर दे जिससे पर्यावरण को संरक्षण मिले, जैसे पेपर कम इश्यू करे, ज्यादा आप देखेंगे कंप्यूटराइज चीजें हो, अधिक से अधिक कम से कम पेपर वेस्टेज हो, ठीक है, मतलब फ्री पेपर वर्क हो, तो उससे पर्यावरण को, इन्वायरमेंट को हमें प्रोटेक्शन मिलता है। तो राइट आंसर इज डी। राइट आंसर क्या है जी? डी है। वेरी गुड, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, इन्फ्लेशन इज अ सिचुएशन कैरेक्टराइज्ड बाई, इन्फ्लेशन इज अ सिचुएशन कैरेक्टराइज्ड बाई, इंग्लिश में है, ऑप्शन है टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, टू फ्यू मनी चेजिंग टू मच गुड्स, थर्ड है टू मेनी पीपल चेजिंग टू फ्यू गुड्स, टू मनी पीपल चेजिंग टू लिटिल मनी। ठीक है, ये आंसर है, इसके ऑप्शंस है। आइए हिंदी देख लीजिए। हिंदी है, मुद्रास्फीति में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति होती है, मुद्रास्फीति में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति होती है, कम वस्तु पर अधिक मुद्रा व्यय, अत्यधिक वस्तु किंतु अल्प मुद्रा व्यय, अत्यधिक जन और अल्प मात्रा में वस्तु, अत्यधिक जन और अल्प मात्रा में मुद्रा। बताइए आंसर, आंसर बताइए। मनी वैल्यू डिक्रीज एंड गुड्स रेट इंक्रीज। वेरी गुड हिमांशु, बहुत बढ़िया। राइट आंसर जो है इसका वो है ए। क्यों भाई? तो क्योंकि आपको मैंने बताया था कि इन्फ्लेशन जो होता है, इन्फ्लेशन किस रीजन से होता है, तो इन्फ्लेशन होता है कि व्हेनेवर फ्लोटिंग ऑफ करेंसीज इंक्रीज इन द मार्केट, मतलब बाजार में मुद्रा का प्रवाह अगर बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो वैल्यू ऑफ मनी एक तरफ और प्राइस ऑफ गुड्स एक तरफ, तो वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज हो जाती है और प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीज हो जाती है। मतलब रुपये की कीमत कम हो गई और वस्तु की कीमत बढ़ गई। तो जब वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज होगी और प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीज होगी तो क्या होगा, कम वस्तु पर अधिक मुद्रा। मतलब अगर थोड़ी सी कोई चीज खरीदनी है
तो उसके लिए अधिक आपको पेमेंट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रुपये की, मनी की जो वैल्यू है वो कम है। ठीक है, आई बात समझ में? इज दैट क्लियर और नॉट? अरे समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो फटाफट रिप्लाई करो। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वाई लिख देंगे तो मैं समझ जाऊंगा, या ओके लिख देंगे तो मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, तो राइट आंसर इज ए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बॉस टेक से। बताइए 108 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है, एक बार हिंदी और इंग्लिश दोनों दिखाऊंगा। नवीन, गुड इवनिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स सिस्टम विल बी हेल्प टू रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज इन इंडिया? क्या कहता है कि इनइक्वालिटीज को दूर करने में कौन सा टैक्स हेल्प करता है? पहला, रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, फ्लैट रेट टैक्स, नॉन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। अब आइए हिंदी दिखाता हूं मैं आपको। हिंदी देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कर प्रणाली भारत में आर्थिक विषमता को कम करने में सहायक होगी? बताइए सर, आंसर दीजिए फटाफट। हिंदी में दिखा दिया मैंने, जीतन, रजनीश, हिंदी में भी दिखा दिया। गिव मी आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो, रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम, ठीक है, और दूसरा मैंने बताया था प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। याद है ना? बताया था ना जी? बताया था कि नहीं बताया था? यस और नो बोलो। यस, मैंने बताया था रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। रिग्रेसिव में बताया था कि ये रिवर्स होता है। रिवर्स का मतलब जो ज्यादा इनकम अर्न करेगा उसको कम पेमेंट करना होगा, और जो कम करेगा उसको ज्यादा करना होगा। और प्रोग्रेसिव में जो जिस रेशियो में, मतलब जिस जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होगी वैसे वैसे आपका टैक्स पे करना पड़ेगा अधिक। अब रिग्रेसिव में ये भी होता है कि गरीबों को ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो वहां पर इनइक्वालिटी तो और बढ़ेगी। लेकिन तब है कि रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम ऑलमोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में है, विकसित देशों में है। तो डेवलप्ड कंट्रीज में जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों की का जो रेशियो है वो बहुत ही कम है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतने सोर्सेज हैं और रिसोर्सेज और डेवलपमेंट के चांसेस हैं कि उनको कोई गरीबी नहीं होता। सबके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन एंड एवरीथिंग, सब कुछ वेल एंड मेंटेन्ड होता है। तो वहां पर गरीबों की संख्या बहुत ही कम है। तो राइट आंसर इज बी। बी है, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज में आप देखेंगे बहुत ज्यादा इम्बैलेंस फ्लोटिंग होती है। मतलब मनी का जो रेशियो है वो बहुत ही इम्बैलेंस होता है। कोई बहुत अमीर है, कोई बीच वाला है, कोई नीचे है, लोअर मिडिल, अपर मिडिल, लोअर अपर, ऐसे होते हैं। तो इनको बैलेंस करने के लिए प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम लगाया जाता है, जिससे अगर कोई ज्यादा इनकम अर्न कर रहा है तो ज्यादा टैक्स पे करेगा, कम इनकम कर रहा है वो कम टैक्स पे करेगा, जो बिल्कुल नहीं कमाता है वो टैक्स ही नहीं पे करेगा। इससे क्या है, इनइक्वालिटी को दूर किया जा सकता है। राइट आंसर इज बी, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। और ध्यान रखिएगा, ऑलमोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज में यही टैक्स सिस्टम इंपोज किया गया है। क्लियर? आई बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पहले इंग्लिश दिखा दूं मैं आपको। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोड वैट इज रिलेट टू, गिव मी आंसर। राइट आंसर ये कह रहा है ऑप्शन ए सेल्स टैक्स, ऑप्शन बी इनकम टैक्स, ऑप्शन सी वेल्थ टैक्स, ऑप्शन डी एक्साइज टैक्स। बताइए, गिव मी आंसर। सुधांशु, हिमांशु, रजनीश, नवीन, जितेंद्र, आंसर दीजिए इसका। आंसर दो फटाफट। डू यू नो अबाउट वैट? आप वैट के बारे में जानते हैं? वैल्यू एडेड टैक्स। भाई तुमने आंसर तो लगा दिया, क्या आपको वैट के बारे में मालूम है? डू यू नो अबाउट दैट? यस और नो? वैट के बारे में मालूम है आप लोगों को? क्या लिख रहे हो? लिटिल बिट, सुधांशु लिख रहे हैं थोड़ा थोड़ा। आइए, लिटिल बिट नहीं जानना है, पूरी तरह से एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट रखना है। क्या है इसको थोड़े बारे, वैल्यू एडेड टैक्स रिलेटेड टू सेलिंग। नहीं, देखो इसको, एक कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लो, फिर उसके बाद आपको कंफर्म हो जाएगा कि इट मींस क्या, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, इसको बोलते हैं वैल्यू एडेड
टैक्स, सबसे वैल्यू एडेड टैक्स हिंदी में बोलते हैं इसको। वैल्यू का मतलब मूल्य, एडेड का मतलब वर्धित, और टैक्स का मतलब कर, मूल्य वर्धित कर हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो कोई भी गुड्स जो मैन्युफैक्चर होता है वो मैन्युफैक्चरिंग से सोल्ड होने तक डिफरेंट स्टेजेस से होकर गुजरता है। कौन कौन? तो मान लीजिए कोई गुड्स है, मान लीजिए मार्कर है, तो मार्कर बनाने के लिए सबसे पहले आपको रॉ मटेरियल्स खरीदना होगा, फिर इसके बाद ये मैन्युफैक्चरिंग होने के लिए कंपनी में जाएगा, फिर इसकी पैकेजिंग होगी, पैकेजिंग के बाद फिर ये होलसेलर के पास जाएगा, होलसेलर के बाद ये रिटेलर के पास जाएगा, और रिटेलर के बाद ये कस्टमर के पास आएगा। ठीक है, यही चेन है ना जी। मान लो मार्कर आपको परचेज करना है, तो ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट आप कंपनी में चले जाएंगे और कहेंगे भैया एक मार्कर देना, ऐसा तो नहीं होगा ना। एक चेन है, आप देखेंगे इस प्रोडक्ट को फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचने में, तो वो क्या है, तो देखेंगे रॉ मटेरियल्स। अब मान लो रॉ मटेरियल्स 5 रुपीज में आपने खरीदा, परचेज करा, तो आपने जितने में किया वहां यहाँ पर आप टैक्स पे करेंगे। फिर इसने मैन्युफैक्चरिंग करी और इसकी प्राइस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गई 10 रुपए, तो कॉस्ट बढ़ी तो यहाँ पर आप टैक्स पे करेंगे। फिर पैकेजिंग हुआ, पैकेजिंग के बाद इसकी कॉस्ट 15 रुपीज हो गई, प्राइस बढ़ी, फिर यहाँ पर आप टैक्स देंगे। फिर इसने ट्रांसपोर्ट करके होलसेलर को बेचा और इसको बेचा 20 रुपए में, यहाँ पर प्राइस इंक्रीज हुआ, टैक्स पे करेंगे। फिर इसने रिटेलर को 25 रुपए में बेचा, ठीक है, अपनी कॉस्ट जोड़ के, यहाँ प्राइस बढ़ी, टैक्स देंगे। फिर ये कस्टमर को बेचता है तो उससे भी ये टैक्स लेता है। मतलब कि कोई भी गुड्स बनने से लेकर और लास्ट स्टेज तक जिन जिन स्टेजेस से गुजरती है और जहां जहां उसकी प्राइस इंक्रीज होती है वहां पर गवर्नमेंट टैक्स लेती है। इसको हम सेकेंड मीनिंग में, दूसरे अर्थों में डबल टैक्सेशन भी बोलते हैं बॉस। डबल टैक्सेशन, डबल टैक्स मतलब दोहरा करारोपण भी इसको कहा जाता है, इस वैट को। समझ में आ रही है बात? क्लियर हुआ? तो यहां पर आपने देखा इसके पीछे रीजन क्या है कि पहले जब वैट से पहले लोग क्या करते थे, मैन्युफैक्चरिंग तो करते थे, तो मान लो 1000 पीस मैन्युफैक्चर किया तो फाइनल वैल्यू के आधार पर वो टैक्स पे करता था। ठीक है, लेकिन वो यहां पर हर 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 स्टेज पर प्राइस इंक्रीज कर रहा है और वो प्रॉफिट कमा रहा है। गवर्नमेंट को तो वो बेनिफिट नहीं मिल रहा है, प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो वहां पर टैक्स बनता है, तो वो नहीं पे करता था, तो गवर्नमेंट को इससे खूब सारा लॉस होता था। तो गवर्नमेंट ने, आप देखेंगे पहली बार 1986 में इस मोड वैट, जिसको मॉडिफाइड वैट बोलते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स, इसको इंट्रोड्यूस किया और कहा कि जब जहां जहां प्राइस इंक्रीज करेंगे वहां वहां आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहां आपने रॉ मटेरियल्स खरीदा, उस पे किया, फिर मैन्युफैक्चरिंग करी, प्राइस इंक्रीज की, वहां पे किया, फिर आपने परचेजिंग उसकी पैकेजिंग करी, प्राइस इंक्रीज किया, वहां पे करेंगे, फिर आपने होलसेलर को भेजा, प्राइस इंक्रीज करी, वहां पे करेंगे, फिर आपने रिटेलर को बेचा, प्राइस इंक्रीज हुई, वहां पे करें, और फिर आपने कस्टमर को। तो आप देखेंगे कि यहां पर इसका मीनिंग ही है वैल्यू एडेड, मतलब जहां जहां वैल्यू ऐड हो रहा है वहां वहां टैक्स आपको पे करना है। क्लियर? इसको हम बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। और यह ध्यान रखिएगा, डबल टैक्सेशन के नाम से भी इसे जाना जाता है, वैल्यू एडेड टैक्स को, क्योंकि एक बार यहां पे किया, हर लेवल पर आप पे कर रहे हैं एट लास्ट तक। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये जो है, ये एक्साइज ड्यूटी, उत्पाद जो भी गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, उत्पाद होता है, उन पर ये लगाया जाता है, ये वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। समझ में आ रही बात? क्लियर हुआ? ये समझ में आ गया पूरी तरह से सबको? अरे आया कि नहीं आया? हाँ या ना में सब लोग रिप्लाई करे भाई, यस और नो। हिमांशु, जितेंद्र, नवीन, रजनीश, क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ कि नहीं? सब लोग रिप्लाई करो यार फटाफट। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया भाई वैल्यू एडेड टैक्स, ये कोई दिक्कत इसमें नहीं। आइए अब बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये क्वेश्चन का राइट आंसर डी था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 110 पर। 110 पर ये कह रहा है, ब्रिक्स मार्केट कैन यूजुअली बी केप्ट इन विच कैटेगरी ऑफ द मार्केट। मतलब जो ईट है वो किस मार्केट का उदाहरण है? लोकल मार्केट, प्रोविंशियल मार्केट, नेशनल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, आइए मैं हिंदी दिखाता हूं इसका। कह रहा है,
ईंट के बाजार को सामान्यतः किस श्रेणी के बाजार में रखा जाता है? ठीक है, रखा जा सकता है स्थानीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार। बताइए इसका आंसर, बताइए आंसर फटाफट। ईंट का बाजार जो है वो ब्रिक्स मार्केट, वो किस कैटेगरी के मार्केट में आता है? गिव मी आंसर। सभी लोग फटाफट आंसर करो इसका, फटाफट। रजनीश ने बी लगाया है, हिमांशु ने ए लगाया है, और रजनीश पहले आप नहीं, जितेंद्र ने बी लगाया है और रजनीश ने ए लगाया है। देखिए ब्रिक्स जो है, सबसे पहले तो ये जानने के कि ब्रिक्स जो है वो किस मार्केट, तो आप देखेंगे कि ब्रिक्स हर स्टेट में अलग अलग अपने रीजन्स में वहां पर होता है, वहां के अलग अपने स्टेट के अपने डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, तो आपको कोई भी ब्रिक्स उस कंपनी का या उस ब्रांड का किसी दूसरे स्टेट में नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसा मान लो बिहार में अगर भवन नाम से कोई ब्रिक्स बना रहा है, तो अगर आप यूपी में खोजेंगे तो वो भवन नाम से वो ब्रिक्स नहीं मिलेगा। ठीक है, या फिर आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी अगर आप ढूंढेंगे उसको उसी स्टेट के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, तो वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वो उसी डिस्ट्रिक्ट में उसकी सप्लाई करता है। हर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग ऐसे चिमनियां बनी हुई हैं, भट्ठे बने हुए हैं ईंटों के, जो अपने लोकल मार्केट में उन ईंटों के, उन ब्रिक्स की सप्लाई करते हैं। ठीक है, सिर्फ लोकल मार्केट, इट मींस अपने अंडर डिस्ट्रिक्ट। हो सकता है डिस्ट्रिक्ट में भी ब्लॉक वाइज, तहसील वाइज बहुत सारे भट्टे हो जो लोकल एरिया में ही सिर्फ सप्लाई करते हो। समझ में आ रही बात? तो ये जो ब्रिक्स जो है वो नॉर्मली इट्स ए लोकल मार्केट का पार्ट है, इट्स ए पार्ट ऑफ लोकल मार्केट। लोकल मार्केट में ही जो 2-4-10 किलोमीटर 20 किलोमीटर का रेडियस होता है, रेंज, उसी रेंज में ये अपनी सप्लाई करते हैं। ये बाहर भी नहीं सप्लाई करते और ना ही कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, मतलब दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट में दूसरे ब्रिक्स का कोई मैन्युफैक्चर हो। ठीक है, तो इट्स ए पार्ट ऑफ लोकल मार्केट। प्रांतीय, प्रोविंशियल का मतलब हो गया पूरे राज्य में। अगर पूरे राज्य की बात करें तो प्रोविंशियल लेवल पर तो है ही नहीं। आप देख लो, अगर आपके पास अगर आप मान लीजिए 200, आप मान लीजिए 30 डिस्ट्रिक्ट हैं या 40 डिस्ट्रिक्ट हैं या 80 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो आप हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग आपको भट्टे मिल जाएंगे वहां पर जो लोकल सप्लाई करते हैं। पूरे स्टेट में कहीं भी सप्लाई नहीं होती है, तो इट्स ए पार्ट ऑफ लोकल मार्केट। आई बात समझ में? जितेंद्र, ये कौन समझ में आया? क्लियर हुआ? चलिए, तो राइट आंसर इज ए, लोकल मार्केट इसका आंसर होगा। ठीक है, लोकल मार्केट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड विथ लेबर थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी। लेबर थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी के नाम से किसे जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन संपत्ति के श्रम सिद्धांत से संबंधित है? ये इकोनॉमिक्स का ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर बताएंगे आप, क्या है भाई? तो जॉन लॉक ने, जो एक फिलोसोफर भी थे जॉन लॉक, और इन्होंने संपत्ति के श्रम सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया था जॉन लॉक के द्वारा। ठीक है, ये एक वेस्टर्न फिलोसोफर है और इन्होंने इकोनॉमिक्स में एक फेमस थ्योरी पास की थी, इस संपत्ति के श्रम का सिद्धांत। तो आप ध्यान रखिएगा, जॉन लॉक के द्वारा इसे किया गया। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट, ये एमएसएमई एक्ट कब बनाया गया था जी? एमएसएमई एक्ट कब बनाया गया था? कब बनाया गया था ये एमएसएमई एक्ट? बताइए। राइट आंसर इज 2006। शायद ये क्वेश्चन कल आया था और 2007 में इसको एस्टैब्लिश किया गया, लघु इसको सूक्ष्म एवं छोटे उद्योग। तो 2006 में तो एस्टैब्लिश हुआ, 2006 में एक्ट बना और 2007 में इसको एस्टैब्लिश किया गया। ठीक है, तो राइट आंसर इज सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 113, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बैंकर्स चेक। किसे बैंकर्स चेक कहा जाता है जी? बताओ, बैंकर्स चेक किसे कहा जाता है? गिव मी आंसर। बैंकर्स चेक बहुत इजी क्वेश्चन है, आए दिन आप लोग सुनते रहते होंगे। देखो,
आईपीओ, ये एक इसके थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग आईपीओ के थ्रू, ठीक है, इसको इंडियन पोस्टल ऑर्डर बोलते हैं, इसके थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग आईपीओ के थ्रू। आईपीओ नहीं होगा। डीडी को बोलते हैं डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है। एफडी को बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट, इसको बोलते हैं आरडी को रेकरिंग डिपॉजिट। मालूम है इनके बारे में सबको आपको। देखिए आईपीओ ये एक इन्वेस्टमेंट का तरीका है जिसके थ्रू लोग इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, आईपीओ। दूसरा है डीडी, डिमांड ड्राफ्ट बोलते हैं इसको। आप जाते होंगे बैंक में, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, वो दूसरे पार्टी को क्या कहते हैं, पेमेंट करने के लिए डिमांड ड्राफ्ट बनाते हैं, 10, 20, 50, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख का। ये बैंकर्स चेक इसको हम बोलते हैं। वो बैंक में आप पैसा डिपॉजिट करते हैं और वो फिर बंदा आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बना के देता है, जिसको पेबल एट जगह का नाम और किसको पे करना है और पूरा फॉर्मेट तैयार करके देता है। वो आपके जिसको भी देंगे वो अपने अकाउंट में डाल के और वो कैश ले, मतलब अपने अकाउंट में विड्रॉ कर सकता है। तो इसको हम बैंकर्स चेक बोलते हैं। बैंक के द्वारा इशू किया जाता है। एक तो होता है अपने पास चेक होता है जो आपको मिला हुआ है, जो भी अकाउंट होल्डर है उनको चेक मिलता है, और चेक पर आप जिसको भी पे करते हैं उसका नाम लिख के, अमाउंट लिख के और सिग्नेचर करके आपको दे देते हैं। तो ये आपका पर्सनल चेक है। लेकिन एक होता है डीडी, जिसको हम डिमांड ड्राफ्ट बोलते हैं। आप बैंक से रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे इतने का डिमांड ड्राफ्ट चाहिए, किसी को पेमेंट करना है। उसके लिए आपको कैश अमाउंट जमा कराना पड़ता है या आपके अकाउंट से कट जाएगा, और फिर एक डिमांड ड्राफ्ट चेक बना के देती है बैंक आपको, और वो फिर आप किसी और को पे करते हैं। तो उसको हम डिमांड ड्राफ्ट बोलते हैं, डीडी, और उसको बैंकर्स चेक के रूप में जाना जाता है। मतलब बैंकर्स जो है वो चेक इशू करता है, ठीक है, क्लियर। तीसरा है एफडी, फिक्स डिपॉजिट। अभी सभी लोग, किसी के पास अगर लिक्विड मनी है और इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसको लगता है कि यार किसी और में इन्वेस्ट करने की जगह एफडी करा दो, एफडी में आपका 8 साल 9 साल में पैसा डबल हो जाएगा। तो लोग बैंकों में एफडी कराते हैं, फिक्स डिपॉजिट, जिसमें आप देखेंगे जितना भी आप जमा कराएंगे एक फिक्स टेन्योर, इट मींस पहले तो 6 साल 7 साल में होता था, अब लंबा टेन्योर हो गया 8 साल 9 साल। तो 8-9 साल के टेन्योर में आपका पैसा 1 लाख जमा कराए तो 2 लाख हो जाएगा, 2 लाख कराए तो 4 लाख हो गया। तो ये एफडी करवाते हैं, उसको हम एफडी बोलते हैं। तीसरा है आरडी, रेकरिंग डिपॉजिट। रेकरिंग डिपॉजिट होता है कि मान लीजिए कि आप कोई जॉब करते हैं, 20,000 30,000 आपकी सैलरी है, आप इतना सेविंग नहीं कर पाते कि फ्यूचर में अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो आप उसके लिए फंड क्रिएट कर सकेंगे। तो उसमें क्या होता है, आप बैंक में आरडी अकाउंट खुलवाते हैं, और क्वार्टरली, ईयरली और हाफ ईयरली, ये 5 साल के लिए या 2 साल के टर्म में आप खुलवा सकते हैं। उसमें आपको फिक्स अमाउंट जमा करना है। इस पर नॉर्मल इंटरेस्ट से ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, आरडी पर, लेकिन आपका पैसा उस समय ब्लॉक हो जाता है। वैसे तो आप छुड़ा सकते हैं, लेकिन आपका ब्लॉक होता है उस टाइम तक, उस पीरियड तक, और वो पैसा आप लगातार 600, 1000, 2000, 5000 जितना आप जमा करना चाहते हैं वो जमा करते हैं, और फिर एक फिक्स पीरियड तक 5 साल तक आपने जमा किया तो 5 साल के बाद एक ग्रॉस अमाउंट विथ इंटरेस्ट आपको मिलता है, जो आपके लिए एक सरप्लस सेविंग होगी, जिससे आप अपनी जो दूसरी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो इसको हम आरडी बोलते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इज बी, डीडी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 114, गिव मी आंसर। रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स कंसीडर एज, किसमें कंसीडर किया जाता है रीपेमेंट इंटरेस्ट ऑफ लोन, बताइए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल गेन और रेवेन्यू गेन, ठीक है। बताओ इसका आंसर, मैं हिंदी दिखाता हूं। ऋणों पर ब्याज का भुगतान शामिल होता है किसमें, ऋणों पर ब्याज का भुगतान किसमें शामिल होता है जी। राइट आंसर जो है इसका वो है सी, पूंजीगत, कैपिटल रेवेन्यू पर। कैसे, तो आप देखेंगे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर नहीं आता है कि राजस्व जो आपने खर्च किया, मतलब जो बैंक के पास या गवर्नमेंट के पास जमा होता है, तो इसमें नहीं होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी नहीं होता है। कैपिटल गेन, क्योंकि जो उन्होंने आपको लोन दिया है उसका इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं, तो वो कैपिटल गेन कर रहा है, लॉस नहीं हो रहा है, एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है, वो गेन कर रहा है। भाई मान लीजिए बैंक ने आपको 10 लाख का लोन दिया, ठीक है, और उस लोन पर आप इंटरेस्ट दे रहे हैं। अपन लोग तो सीआई देते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जो आप इंटरेस्ट देते हैं वो कैपिटल गेन हुआ ना,
उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो जमा है, वो तो आपको कभी भी पे करना होगा उतना अमाउंट जो आपने लिया है, लेकिन जो उसका इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं वो तो कैपिटल गेन हुआ ना, उसको पूंजी प्राप्ति हुई। ठीक है, अगर आप 5 साल भी इंटरेस्ट तो सरप्लस, आप इंटरेस्ट तो पे कर ही रहे हैं कैपिटल गेन के रूप में, और 5 साल बाद भी आप जमा करेंगे तो जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो आपको पे करना ही होगा। ठीक है, तो राइट आंसर इज सी, कैपिटल गेन होता है जो हम इंटरेस्ट कैपिटल पर रीपेमेंट करते हैं इंटरेस्ट के रूप में। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बताइए सर, क्वेश्चन नंबर 115, वाटर सप्लाई रिलेट्स विथ विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। वाटर सप्लाई जो है वो किस सेक्टर में आता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, थर्ड या टर्शियरी या सर्विस सेक्टर, या नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आइए हिंदी दिखाता हूं मैं। जल आपूर्ति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है, बताइए सर। जल आपूर्ति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है, बताओ फटाफट, सभी लोग आंसर करें। नवीन ने बताया और जितेंद्र ने बताया, सुधांशु, हिमांशु, बताओ भाई। देखो राइट आंसर इज सी, ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। राइट आंसर इज सी, तृतीयक, या आप देखेंगे टर्शियरी भी कह सकते हैं। इसमें माइनिंग, सॉरी तृतीयक नहीं है ना यार, थर्ड नहीं होगा ना, रॉन्ग है आंसर। राइट आंसर इज बी होगा, सेकेंडरी है भाई। सी इज नॉट आंसर, सेकेंडरी होगा। क्यों? क्योंकि वाटर सप्लाई सर्विस थोड़ी है यार, वाटर सप्लाई सर्विस थोड़ी कर रहे हैं आप। देखो एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल समझो, मान लीजिए मैं बिस्लरी की बोतल या कोई भी आप देखेंगे प्यूरिफाइड वाटर, ठीक है, वो आपको दे रहा हूं। मान लीजिए बिस्लरी की बोतल है, अब वो क्या करता है, वाटर पानी लेके, और आप देखेंगे कंपनी लगाता है, ठीक है, और उस कंपनी में डिफरेंट स्टेजेस से उसको फिल्टर करता है। ठीक है, फिल्टर करने के बाद फिर बोतल में उसको भरता है। ठीक है, बोतल में भरने के बाद फिर इसकी प्रॉपर पैकेजिंग करता है। ठीक है, और पैकेजिंग करने के बाद फिर इसकी वो सप्लाई करता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि पानी ले आना, पानी को फिल्टर करने का प्रोसेस, मशीनरीज लगी हुई है, फिर पैकेजिंग करने में लोग काम कर रहे हैं, और फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू डिफरेंट जगह उसकी सप्लाई कर रहा है। तो ये एक इंडस्ट्रीज है ना वाटर सप्लाई का, तो इट इज नॉट ए टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, ये तृतीयक क्षेत्र नहीं है, इट इज पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र। मैन्युफैक्चरिंग कर मतलब वो आप देखेंगे जो नॉर्मल वाटर है उसको फिल्टर करके प्रॉपर पैकेजिंग करके सील मोहर सब कुछ लगा के अप्रूव करता है कि ये पूरी तरह से आप देखेंगे फिल्टर वाटर है और सारे मिनरल्स इसमें है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको शो करता है। तो इट्स ए सेक्टर ऑफ सेकेंडरी, द्वितीय का है। क्लियर? हिमांशु, सुधांशु, क्लियर हुआ या नहीं? हाँ या ना में रिप्लाई करो मुझे। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं? सब लोग ओके करें फटाफट, तब मुझे समझ में आएगा। ओके, वेरी गुड। चलिए, ये तो हो गया भाई साहब राइट आंसर बी। ठीक है, आइए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए सर, आइए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है इन विच मार्केट फॉर्म अ मार्केट और एन इंडस्ट्रीज इज डोमिनेटेड बाय द सिंगल सेलर्स। गिव मी आंसर, आंसर दीजिए इसका। पहले का आंसर दो, पहले का आंसर दीजिए सर। हिंदी, अच्छा हिंदी दिखाऊं। किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में, किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर एक ही विक्रेता का वर्चस्व होता है, बताओ। वेरी गुड, सबके आंसर सही है। राइट आंसर, राइट आंसर इज बी, एकाधिकार। बताया था मैंने आपको,
मार्केट के टाइप्स में मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, ड्यूओपोली और ओलिगोपोली, सबके टाइप्स बताते थे। इट्स ए टाइप ऑफ मोनोपोली। ये एकाधिकार प्रकार का मतलब सिंगल सेलर और मोर बायर्स, बिना किसी झिझक के मोनोपोली को हम सिंगल सेलर और मोर बायर्स में बोलते हैं। क्या? जिसमें एक ही बाजार में एक बेचने वाला हो और खरीदने वाले कई सारे हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो रिगार्डेड एज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? बताइए, अंडर एम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल और साइक्लिक एम्प्लॉयमेंट। बताइए, हिंदी दिखाता हूं मैं आपको। प्रचंड बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? बताओ आंसर, गिव मी आंसर। अच्छा, मुझे एक सवाल, यहां पर एक सवाल का जवाब बताओ। यहां पर आप बताइए मुझे कि इसमें और सीजनल, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है? बेसिक एक फैक्टर बताओ कि डिस्गाइज्ड और सीजनल में डिफरेंसेस। मैं पूछ रहा हूं आप दोनों को, आप लोगों को इन दोनों के बीच डिफरेंसेस पता है? बताओ भाई, हाँ या ना में जवाब देना कि क्या आपको इन दोनों के बारे में पता है। यस और नो, हाँ या ना में जवाब दो। प्रछन्न या छुपी हुई बेरोजगारी और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में डिफरेंसेस पता है? नहीं। तो फिर आंसर कैसे कर रहे हो तुम लोग? तुक्का लगा रहे हो क्या या नेट से देख के कर रहे हो? हाँ जी, जब नहीं पता, मैंने जो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट्स बताए थे वो सारे पढ़े थे तुम लोगों ने, उसको देखा था। जो 6 टाइप्स बताए थे अनएम्प्लॉयमेंट के, उसको देखा था आपने? देखा था ना? तो उसमें मैंने इसके बारे में बताया था। नो, हिमांशु नहीं देखा आपने? एग्रीकल्चर डिस्गाइज में और इकोनॉमी अनएम्प्लॉयमेंट। देखो, सीधी सीधी सी बात है। अब देखिए, जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है इसको हम प्रछन्न या छुपी हुई बेरोजगारी बोलते हैं। ये सीधे सीधे आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। कैसे? तो आप देखेंगे कि गांवों में एक खेत में 2 लोग काम करके 2000 केजी प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा भाई बेरोजगार अनएम्प्लॉयड है, वो भी काम में लग जाता है। उसके लगने के बाद भी फाइनल जो आउटपुट प्रोडक्शन है वो 0 होता है। मतलब जितना 2 लोग काम करके प्रोड्यूस कर रहे थे उतना ही 3 लोग काम करके भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मार्जिनल जो प्रोडक्शन है वो तो 0 है। मतलब तीसरे आदमी के काम पर लगने का मतलब उसका जो आउटपुट है वो 0 है। तो तीसरा जो आदमी काम में लगा है वो तो कुछ कर ही नहीं रहा है। तो बाहर से लग रहा है कि वो काम कर रहा है, लेकिन रियल में उसके लिए काम नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर काम होता तो 2 लोगों के बाद जो तीसरा आदमी लगा है तो फाइनल प्रोडक्शन में चेंजेस होते हैं, वो अलग होता। समझ में आ रही बात? तो उसको बोलते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये सीधे सीधे एग्रीकल्चर सेक्टर को रिलेट करता है। हमें नॉर्मली कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा इस तरह के प्रछन्न या छुपी हुई बेरोजगारी देखने को मिलती है। सीजनल जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये है बॉस, मार्केट डिमांड और सप्लाई के बीच जो फ्रिक्शन होता है और उससे जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है उसको हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। मैंने बोला था आपको क्या? जैसे मान लीजिए दीपावली या कोई भी सीजन शुरू हुआ, गर्मी का, अब ठंडी का सीजन आने वाला है, तो क्या करेंगे? जितनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां वो स्वेटर और जैकेट बनाने के लिए जो भी कारीगर है उनको हायर करेगी, ठीक है, और खूब सारा जैकेट और स्वेटर बनने लगा, ठीक है। अब जैसे ही ये चलेगा आपको जनवरी और फरवरी तक, ठीक है। उसके बाद मार्च में जैसे ही गर्मी आनी होगी तो क्या करेंगे ये लोग? अब क्योंकि जैकेट और स्वेटर की डिमांड कम हो गई, तो जब डिमांड कम हुई तो सप्लाई कम होगी, और जब सप्लाई कम होगी तो फिर ये क्यों मैन्युफैक्चरिंग करेगा? तो जिन लोगों को उसने हायर किया था उनको वो बाहर कर देगा। मतलब कहेगा कि भाई अब काम नहीं है, फिर अगले साल मिलेंगे। दीपावली कोई और फेस्टिवल है, उस फेस्टिवल के रिगार्डिंग लोगों को हायर कर लिया, काम कराया, फिर सीजन खत्म, विदा कर दिया। समझ में आ रही बात? तो उसको हम बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अरे अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
सबको हो गया ना, अब तो नहीं कहोगे कि सर पता नहीं है। तो इट इज रिलेटेड टू मौसमी, सीजनल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब दोनों में नेचर तो एक ही जैसा लगता है, कि एक ही जैसा है कि कुछ टाइम तक काम मिला और कुछ टाइम तक उसके बाद अलग हो गए, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे दोनों ही चीजें अलग है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, इन विच मार्केट फॉर्म अ मार्केट और इंडस्ट्री इज डोमिनेटेड बाय अ फ्यू फॉर्म्स? गिव मी आंसर, बताइए। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक, ठीक है। आइए हिंदी दिखा देता हूं। किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर कुछ ही विक्रेताओं का वर्चस्व होता है? बताइए। ये भी मैंने तुम लोगों को बता रखा है ऑलरेडी, इसका सारे एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं। मतलब खटाखट इसका आंसर आना चाहिए अगर आपको पता है तो। और लोग, सिर्फ सुधांशु ने आंसर दिया है, और लोग कहां हैं भाई? आंसर दो भाई, आंसर दीजिए। और लोग कहां हैं? हिमांशु ने भी आंसर दे दिया, नवीन ने भी आंसर दे दिया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, खुश कर दिए यार तुम लोगों ने तो आज। इसका राइट आंसर है ओलिगोपोली। बताया था ना आपको कि लिमिटेड सेलर्स होते हैं और मोर बायर्स होते हैं, तो लिमिटेड लोगों का ही मार्केट पर कंट्रोल होता है। जैसे आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ जो लिमिटेड कंपनियां हैं बाजार में, मार्केट में, जिनकी डोमिनेंसी है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ओलिगोपोली, ओलिगोपोली मार्केट। वेरी गुड। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, विच अमॉन्गस्ट द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया? मौद्रिक नीति का कंपोनेंट इनमें से कौन नहीं है? रेपो रेट, मोरल सुजेशन, क्रेडिट रेशनिंग, पब्लिक डेब्ट। बताइए, आंसर कीजिए सर। हिंदी में दिखाता हूं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौद्रिक नीति का घटक नहीं है? रेपो रेट, नैतिक उत्तेजना, क्रेडिट संभाजन और सार्वजनिक ऋण। कई बार हिंदी बहुत जटिल हो जाता है, तो इंग्लिश समझा करो, ठीक है। राइट आंसर। अच्छा, इनके बारे में मालूम है तुम लोगों को? हाँ जी, आंसर बी लगाया, कुछ लोगों ने डी लगाया। देखिए एक बार इसको समझ लीजिए। सबसे पहले रेपो रेट, मॉनेटरी पॉलिसी कह रहा है इज नॉट ए कंपोनेंट, मतलब कंपोनेंट नहीं है मॉनेटरी पॉलिसी का। तो रेपो रेट तो कंपोनेंट है मॉनेटरी पॉलिसी का। रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, ये सारे कंपोनेंट है। उसके अलावा मोरल सुसेशन, ये क्या है जी? तो आप देखेंगे कि ये इसका मतलब क्या होता है, कि इसका मतलब होता है कि जो सेंट्रल बैंक है, इट मींस आरबीआई, बैंकों को कहती है कि आप मार्केट में लिक्विडिटी के लिए अधिक से अधिक लोन दें, ठीक है, क्रेडिट फ्लो बढ़ाएं, उसको हम बोलते हैं मोरल सुसेशन, ठीक है। तीसरा होता है क्रेडिट रेशनिंग। क्रेडिट रेशनिंग का मतलब मार्केट में अधिक फ्लो, मतलब अधिक लोन को फ्लो करने से रोकना। मतलब अगर ज्यादा आप लोन देना चाहते हैं तो लोन दे, लेकिन हाई इंटरेस्ट रेट पर, मतलब एक फिक्स लिमिट तक मनी की फ्लोटिंग की बात करता है आरबीआई। अगर उससे ज्यादा फ्लोटिंग करते हैं बैंक तो उनको रोकता है उसको। तो ये क्रेडिट फ्लो को रोकने की कोशिश करता है, इसको क्रेडिट रेशनिंग बोलते हैं, ठीक है। और पब्लिक डेब्ट, ये उसको सार्वजनिक ऋण बोलते हैं। तो सार्वजनिक ऋण इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ मॉनेटरी, इट्स ए पार्ट ऑफ फिजिकल पॉलिसी, ठीक है। तो राइट आंसर इज डी, ये फिजिकल पॉलिसी का पार्ट है, मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट नहीं है। क्लियर? तो राइट आंसर, फोर्थ का राइट आंसर क्या है जी? डी, ठीक है। रेपो रेट इसका पार्ट है, इसके थ्रू मनी की फ्लोटिंग के लिए मोरली उनको प्रमोट करती है सेंट्रल बैंक आरबीआई, और इसके थ्रू अधिक लोन को के फ्लोटिंग को रोकती है, उनको कहती है कि प्रिवेंट करती है कि आप अधिक फ्लोट ना करें। और ये पब्लिक डेब्ट, सार्वजनिक ऋण जो है, ये फिजिकल पॉलिसी का पार्ट है। क्लियर हुआ? अरे हुआ कि नहीं? हिमांशु बी आप लगा रहे थे, जितेंद्र भी बी लगा रहे थे, ये क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? अरे हुआ कि नहीं? यस और नो सब लोग बोले भाई फटाफट। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंट अंडर बैलेंस ऑफ पेमेंट?
बताइए, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट और यूनिलेटरल पेमेंट अकाउंट। अब इसको समझने के लिए आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट समझना होगा। आइए एक बार मैं हिंदी दिखा दूं पहले, उसके बाद। निम्नलिखित में से कौन से भुगतान संतुलन के अंतर्गत एक खाता नहीं है? ये भुगतान संतुलन क्या होता है, मालूम है क्या आप लोगों को? डू यू नो अबाउट दैट? बताइए जी, डू यू नो अबाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट? बोलो हाँ या ना में रिप्लाई करो। जानते हैं आप लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में? यस और नो? ओनली नो कि 3 अकाउंट आते हैं इसके अंडर। बिल्कुल 3 अकाउंट नहीं आते हैं सुधांशु, सिर्फ 2 अकाउंट आते हैं, करेंट और कैपिटल। और करेंट और कैपिटल को डिवाइड करते हैं। आइए एक बार इसका एक डायग्राम बनाता हूं, थोड़ा सा आप समझ लेंगे कि ये डेवलपमेंट क्या है। मैं एक बार समझा देंगे फिर समझें। बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं भुगतान संतुलन। ठीक है, इसके 2 अकाउंट्स होते हैं बॉस। एक तो होता है करंट अकाउंट और दूसरा होता है करंट अकाउंट के बाद उसको हम बोलते हैं करंट अकाउंट, और एक कैपिटल अकाउंट होता है। ठीक है, करंट अकाउंट के कुछ पार्ट्स हैं, आइए इसको देख लें हम लोग। यहां पर मैं नीचे कर देता हूं, ठीक है, इसको समझना आसान होगा। विजिबल और इनविजिबल, एक मिनट। ठीक है, विजिबल और इनविजिबल। विजिबल में आप देखेंगे क्रूड ऑयल, मोटर, ठीक है, उसके बाद मोटर हो गया, फिर उसके बाद मोबाइल, कंप्यूटर, गोल्ड। और गोल्ड, ठीक है, विजिबल में। और इनविजिबल में आया सर्विस इनकम, सर्विस, उसके बाद इनकम, सर्विस इनकम, ट्रांसपोर्ट। सर्विस में, इनकम में, क्या क्या चीजें? प्रॉफिट, इंटरेस्ट। गिफ्ट हो गया और डोनेशंस। ठीक है, ये हो गया। और कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट, लोन। ठीक है, अब ये आप देखेंगे। और बैंक अकाउंट, देखिए यहां पर ये बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन इसको बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? तो मैंने आपको बताया कि किसी भी कंट्री में फॉरेन ट्रेड का बहुत वैल्यू होती है। फॉरेन ट्रेड का मतलब विदेशी व्यापार इसको बोलते हैं। तो अगर आपका फॉरेन ट्रेड मतलब एक्सपोर्ट आपका ज्यादा है और इंपोर्ट कम है, तो इसको प्रॉफिटेबल ट्रेड बोलते हैं। एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज्यादा है, तो इसको ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। और जितना एक्सपोर्ट किया उतना ही इंपोर्ट किया, उसको बीओपी, बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है तो वो आपके फेवर में नहीं होगा, सॉरी आपके फेवर में होगा। लेकिन अगर ट्रेड डेफिसिट होता है, इसका मतलब आप ज्यादा चीजें खरीद रहे हैं और कम बेच रहे हैं, तो उससे अपने देश को, किसी भी देश को नुकसान हो सकता है।
तो इस बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेजर करने के लिए इसको दो अकाउंट में डिवाइड किया गया है, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट में दो टाइप्स होते हैं, विजिबल और इनविजिबल, एक दिखता है जो एक नहीं दिखता है। तो विजिबल में क्रूड ऑयल, मोटर, मोबाइल, कंप्यूटर और गोल्ड, ये सारी चीजें कैपिटल अकाउंट के थ्रू इनका ट्रेड होता है, ठीक है। इनविजिबल में सर्विस और ट्रांसफर, सर्विस, इनकम और ट्रांसफर है, ये दिखता नहीं है। सर्विस में बहुत तरह की सर्विसेज अपन दूसरे देशों को देते हैं और उनसे लेते हैं, वो दिखता नहीं है। उसके बाद इनकम, इनकम में अपन कई सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं जिससे प्रॉफिट लेते हैं, ठीक है, और दूसरे देशों में इन्वेस्ट करते हैं अपन इस ट्रेड के थ्रू। उसके बाद ट्रांसफर में कई देशों को हम गिफ्ट देते हैं, उनसे लेते हैं या डोनेशंस लेन देन करते हैं। तो ये सारे के सारे करंट अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। वहीं अगर हम कैपिटल अकाउंट की बात करें तो कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट, जो भी बड़े इन्वेस्टमेंट होते हैं किसी भी देश में, उसको हम कैपिटल अकाउंट के थ्रू करते हैं क्योंकि वो लॉन्ग टर्म होते हैं। उसके बाद लोन, किसी भी देश को लोन देना या लेना, ये भी कैपिटल। और बैंक अकाउंट्स, तो जितने भी एनआरआईज, नॉन रेजिडेंट इंडियन है, ठीक है, अप्रवासी भारतीय, उन सभी के अकाउंट जो उस अकाउंट के थ्रू लेन देन करते हैं डिफरेंट कंट्रीज से, वो सारे के सारे कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए एग्जाम में पूछ लिया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में एनआरआई का जो अकाउंट होता है वो किस के अंतर्गत मेजर किया जाता है, कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट के थ्रू, ठीक है। तो ये जो चार्ट मैंने बनाया, ये चार्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। या विजिबल या इनविजिबल, करंट अकाउंट की तरह कितने टाइप्स के अकाउंट होते हैं, तो विजिबल और इनविजिबल, ठीक है। तो ये अपने को चार्ट ध्यान में रखना है, हो सकता है कि इनसे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सके। क्लियर हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? फटाफट रिप्लाई करें। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत इसमें? चलिए, ये हो गया अपना, आप देखेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। आइए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, which one of the following is not an instrument of credit control in India? इनमें से कौन क्रेडिट कंट्रोल का इंस्ट्रूमेंट नहीं है? पहला, रेस्टिंग ऑफ क्रेडिट, डायरेक्ट एक्शन, ओपन मार्केट ऑपरेशन और वेरिएबल कॉस्ट रिजर्व रेशियो। बताइए क्रेडिट कंट्रोल का कौन सा इंस्ट्रूमेंट नहीं है? हिंदी दिखाऊं, निम्नलिखित में से कौन से भारत के ऋण नियंत्रण का एक प्रकार नहीं है? ऋण नियंत्रण का एक प्रकार नहीं है। आंसर 5 का आंसर, सॉरी 5 का आंसर, 5 का आंसर, अच्छा ये छूट, इसका आंसर था बॉस, ये राइट आंसर डी था ना, 5 का राइट आंसर डी था। सॉरी ये तो 4 हो गया ना, 5 का। राइट आंसर है सी, आधिकारिक आरक्षित खाता। इंग्लिश में आप देख लीजिए इसका, देखो भाई, करेंट अकाउंट तो होता है बिल्कुल, कैपिटल अकाउंट भी होता है, ठीक है, और यूनिलैटरल पेमेंट अकाउंट भी होता है दूसरे में। ये ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट नहीं होता है। तो राइट आंसर इज सी, 5 का राइट आंसर सी है, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइए, 6 का आंसर, सिक्स का आंसर बताओ, 6 का आंसर बताइए। हिंदी दिखाता हूं, निम्नलिखित में से कौन से भारत ऋण नियंत्रण का एक प्रकार नहीं है? डोंट नो। देखिए पहला, ऋण का राशन, मतलब ऋण रेशनिंग का मतलब ऋण को कंट्रोल करने का एक, मैंने बताया था आपको कि आरबीआई कमर्शियल बैंकों को एक गाइडलाइन जारी करती है कि एक लिमिट से ज्यादा आप लोन सैंक्शन मार्केट में लिक्विडिटी नहीं कर सकते। ये इट्स डिपेंड ऑन आरबीआई के गाइडलाइंस के आधार पर ही ये मार्केट में मनी की फ्लोटिंग करते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं। और उसके बाद भी अगर मार्केट में लिक्विडिटी फ्लो करनी है तो उसका इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है, ठीक है, वो भी आरबीआई के गाइडलाइंस पर। तो ये तो होगा, कंट्रोल करते हैं।
सीधी कार्रवाई, बिल्कुल। रिवर्स रेपो रेट और नए टैक्सेशन इम्पोज करके हम ऋण को जो करेंसी के फ्लो उसको रोक सकते हैं। उसके बाद खुले बाजार के क्रियाकलाप, बिल्कुल। आईपीओ और दूसरे इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू हम मार्केट में मनी की फ्लोटिंग को, जो लोन है, ऋण है, उसको डेब्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। परिवर्तनीय लागत आरक्षित निधि, ये नहीं है बॉस। ये क्या होता है, इसको अगर आप इंग्लिश में देखें तो ये कह रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट रिजर्व रेशियो, मतलब बैंक अपने टोटल डिपॉजिट का एक फिक्स अमाउंट अब आरबीआई के पास या अपने पास, मैंने बताया था एसएलआर में, अपने पास रखती है। तो वो मार्केट में लिक्विडिटी का रेशियो क्या होगा, तो टाइम टू टाइम ये वेरिएबल होता रहता है। अर्थात अब हर 3 महीने में आरबीआई क्या करती है, तो आरबीआई एसएलआर, सीआरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनको वेरिएबल करती है, चेंज करती रहती है, ठीक है, ताकि मार्केट में मनी की फ्लोटिंग ना एक्सेसिव हो ना कम हो, ठीक है। तो ये जो है इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है। तो राइट आंसर इज डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दो। दिख रहा है आप? अब इसको मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर मैच करो। ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन को मैच करना है इन तीनों पॉइंट से आपको, ठीक है। मैच कीजिए, मैं 1 मिनट में आया करके। हो गया भाई, आंसर दीजिए। चलो मैं नीचे ऑप्शन दिखाता हूं, ऑप्शन दिखाता हूं आपको, अभी तक अगर आपने देख लिया हो तो। ये है ऑप्शन इसके, बताओ ऑप्शन बताइए। गिव मी राइट आंसर। आंसर बताओ इसका, आंसर बताओ इसका। हिमांशु, जितेंद्र ने 1 3 2 बताया है, हिमांशु ने 2 3 1 बताया है, नवीन ने भी 2 3 1 बताया है, और जितेंद्र, ये क्या है, रजनीश है कि जितेंद्र है, 3 का बी बताया, 2 3 1 बी। वेरी गुड, मालूम है ना इसके बारे में? अच्छा जितेंद्र हो, हाँ जितेंद्र, इन तीनों के बारे में आपको अच्छी तरह मालूम है। हिंदी अब जानने की जरूरत नहीं है ना देखने की, हिंदी वाला तो नहीं देखना चाहते क्या भाई? हिंदी वाला तो नहीं देखना चाहते ना, कि दिखा दूं एक बार? यस और नो? हो गया इंग्लिश से जितेंद्र कह रहा है हो गया इंग्लिश से हो ठीक है, देखिए सीधा सीधा आप देखेंगे इसका आपको मैं एक बार डिफाइन करता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। पहला वर्ड जो है वो कह रहा है ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का सीधा मतलब होता है द नेशनल इकोनॉमी कन्वर्ट
इन ट्रांसनेशनल, कोई भी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जब राष्ट्रपारीय होती है तो उसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर यूनिट का डिसइन्वेस्टमेंट करना, निजीकरण बोलते हैं। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है लिबरल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, इट मीन्स फ्री एबोलिशन ऑफ लाइसेंस सिस्टम, मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट एंड ओपन क्लोज इकोनॉमी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन। अब जो आप लोगों ने आंसर लगाया है इसका वो बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर जो है वो बी है, 2, 3, 1। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ या ना? क्लियर है? कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आया आपको? व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन? इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, सब लोग फटाफट रिप्लाई करें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। बताइए माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल का एग्जांपल कौन सा है? हिंदी दिखाता हूं आपको। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म आर्थिक चर का एक उदाहरण है? चलो आंसर बताओ जल्दी। 8th का आंसर बताइए सर। देखता हूं मैं कौन बताता है। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, गिव मी आंसर। नॉट नहीं जितेंद्र, सुधांशु, ओहो सुधांशु ने बहुत बढ़िया। देखो इसको हम बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इसको बोलते हैं नेशनल इनकम, इसको बोलते हैं ग्रॉस सप्लाई, और ये एम्प्लॉयमेंट है। तो भाई साहब ये मैक्रो इकोनॉमिक, दीज आर द पार्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैंने कहा था ना कि कंट्री के रिगार्डिंग जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं उनको मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। और जो इकोनॉमिक्स के थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरी है, वो आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो उपभोक्ता संतुलन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इट्स ए पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, जिसमें कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन कि किसी गुड्स के कंजम्पशन से वो कितना, हाउ मच गेट सेटिस्फैक्शन, कितना सेटिस्फैक्शन मिला, इसको हम बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता संतुलन के अंतर्गत। तो ये चीजें, ये थ्योरेटिकल पार्ट है इकोनॉमी का। ये इसका राइट आंसर है डी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्लियर? आई बात समझ में? अरे आई कि नहीं आई? क्लियर हुआ सब लोग? सुधांशु ने सिर्फ यस कहा है, नवीन यस, जितेंद्र, रजनीश, ओके ठीक है, राइट आंसर इज डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई क्या? अगला क्वेश्चन कह रहा है 9, एन इकोनॉमिक सिस्टम कंबाइनिंग प्राइवेट एंड स्टेट इंटरप्राइजेज इज कॉल्ड एज। बताइए, प्राइवेट एंड स्टेट इंटरप्राइजेज इज कॉल्ड, डिफिनेशन भी है ये उसका, ये उस कॉन्सेप्ट का डेफिनेशन भी है जो यहां क्वेश्चन फॉर्मेट में पूछा गया, और ये तुम्हारे जेईएन में पूछा गया है। 3 कॉन्सेप्ट यहां पर पूछे गए हैं। 9 का डी बता रहे हैं सुधांशु, और हिमांशु यस सर लिख रहे हैं। बाकी लोग आंसर दो जल्दी, मैं वेट कर रहा हूं। जिनको पता है वो आंसर दे, जिनको नहीं पता है वो सरेंडर करें। 9 का डी नवीन ने भी आंसर दिया है। डू यू नो अबाउट दैट? क्या आप मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में जानते हैं? हिंदी दिखाऊं? कह रहे हिंदी दिखाने के लिए, लो हिंदी देखो, हिंदी जितेंद्र, हिंदी। आर्थिक व्यवस्था जिसे निजी तथा राज्य के उपक्रम को मिलाकर बनाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? हिंदी है। देखिए यहां पर आपको 3 कॉन्सेप्ट, 2 सरप्राइज क्वेश्चंस मैं आपसे पूछने वाला हूं। पहला, व्हाट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, व्हाट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी, और फिर तीसरा है व्हाट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। एग्जाम में पूछे गए हैं इसके बारे में। और 2 कॉन्सेप्ट और पूछे गए इसके साथ, व्हाट इज क्लोज्ड इकोनॉमी, व्हाट इज ओपन इकोनॉमी। ठीक है,
तो ये चार कॉन्सेप्ट हैं इकोनॉमी के टाइप्स में, ये चारों के चारों पूछे गए एग्जाम में, इसको आप ध्यान रखिएगा। यहां पर मिक्स की बात आ रही है तो मिक्स के साथ वो पांचों कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए कि उसका मतलब क्या होता है। क्या आप लोग जानते हैं, डू यू नो अबाउट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, डू यू नो अबाउट सोशलिस्ट इकोनॉमी, डू यू नो अबाउट मिक्स्ड इकोनॉमी, डू यू नो अबाउट क्लोज्ड इकोनॉमी, डू यू नो अबाउट ओपन इकोनॉमी? नहीं पता? बता दो सर। सुधांशु, डू यू नो, आप जानते हैं? बताओ भाई, सुधांशु, हिमांशु, जितेंद्र और रजनीश, मालूम है आप लोगों को? यस और नो रिप्लाई करो यार, इतना टाइम लगाते हो आप लोग। ओपन के बारे में नहीं। चलो, ये चारों पांचों कॉन्सेप्ट मैं एक साथ आपको बता देता हूं एक चार्ट के थ्रू, जिससे आने वाले कोई भी अगर इससे रिलेटेड पूछता है तो अपन करने की स्थिति में होंगे। ठीक है, चलिए देखो इधर। ये सभी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में आते हैं बॉस। ठीक है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था के प्रकार में कौन कौन से? तो सबसे पहला है, उसको हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, हिंदी में बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा है बॉस सोशलिस्ट इकोनॉमी, इसको बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। और तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब देखिएगा इसमें डिफरेंसेस। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सबसे पहले, देखिए ये कॉन्सेप्ट है सर। देखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फीचर्स क्या होते हैं ध्यान में रखिएगा। इंडिविजुअल प्रॉफिट मतलब अब निजी मुनाफा
कोई भी चीज अपने इंडिविजुअल अटेंशन को ही ध्यान में रख के वो करता है, तो उसका मोटिव होता है मैक्स इंडिविजुअल प्रॉफिट, अधिक से अधिक प्रॉफिट अर्न करना और अपनी जेब में रखना, ठीक है, वो किसी को शेयर नहीं करता है। तो पहला मोटिव इंडिविजुअल अटेंशन, निजी हित और इंडिविजुअल प्रॉफिट, निजी मुनाफा। उसके बाद इंडिविजुअल मैनेजमेंट, भाई एक एमडी सीईओ होता है, मतलब एक डायरेक्टर होता है, उसके नीचे एमडी सी होते हैं, और एक बंदा सारी चीजों को कंट्रोल करता है, कब किसको रखना है किसको निकालना है एक बंदे के ऊपर डिपेंड करता है। आपने देखा टाटा का, साइरस मिस्त्री को अपॉइंट किए, फिर उसके बाद उनको हटा दिया, तो पूरा का पूरा मैनेजमेंट पर किसी एक पर्सन का कंट्रोल होता है और वो अपने तरीके से उसको मैनेज करता है, ठीक है। मोर एंड मोर एक्सप्लोइटेशन, आप देखेंगे अगर 10,000 सैलरी देगा तो आपसे 20,000 का काम कराएगा, 20,000 देगा तो 40,000 का काम कराएगा, मतलब पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर लेते हैं, पूरा मोर एंड मोर एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। ऑन मोर प्रॉफिट, अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त करने का मोटिव होता है इनका। और कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज एंड सप्लाई, रिसोर्सेज पर इंडिविजुअल कंट्रोल होता है और वो अपने अकॉर्डिंग सप्लाई करते हैं, जितनी उनको रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स जो हैं वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के हैं, और ये आप देखेंगे कि यूरोप और अमेरिका में इस तरह की इकोनॉमी हमें देखने को मिलती है। दूसरा है सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसको फादर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी कार्ल मार्क्स ने स्लोगन दिया था, विश्व के मजदूरों एक हो, और उन्होंने ही कैपिटलिज्म के अगेंस्ट एक नए इज्म को पैदा किया जिसको हम समाजवाद के नाम से जानते हैं। इसमें क्या कहा, ये जस्ट कैपिटलिस्टों से अलग है, यहाँ कह रहा है प्रॉफिट, इंडिविजुअल प्रॉफिट है, यहाँ प्रॉफिट फॉर ऑल, सबके हित की बात, सबके लाभ की बात की जाती है। यहाँ डेवलपमेंट फॉर ऑल की बात की जाती है, सबका विकास हो, मतलब सब लोग इक्वली ग्रो करें। पार्टिसिपेशन फॉर ऑल की बात होती है, मतलब सबकी समान भागीदारी होनी चाहिए, कोई किसी को निकाल नहीं सकता, किसी को रख नहीं सकता, सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जैसे अभी आप देखेंगे हम लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए क्यों मरते हैं, क्योंकि एक बार सिलेक्शन हो गया तो कोई भी आपको हटा नहीं सकता, तो यहाँ पर पार्टिसिपेशन सबका होता है और सबके ऊपर अलग अलग लोग होते हैं, तो किसी की मर्जी नहीं चलती। उसके बाद सोशल वेलफेयर इनका प्राइम मोटो होता है। कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज बाय स्टेट गवर्नमेंट, मतलब जो भी स्टेट होता है उसका कंट्रोल होता है रिसोर्सेज पर, और वो इक्वली सब में बराबर बराबर डिवाइड करता है, न कि एक्सप्लॉइट करता है, ठीक है। तो ये है सोशलिस्ट इकोनॉमी के एग्जांपल। तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी, भाई आफ्टर इंडिपेंडेंस अपन ने कहा कि अपन कौन सी इकोनॉमी अडॉप्ट करें, तो कुछ लोगों ने कहा कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ले लो, तो कहा कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अगर अपन ले तो फिर जो रिच है वो और रिच हो जाएंगे और जो गरीब है और गरीब हो जाएंगे, और वैसे ही हमने 200 ईयर्स तक अंग्रेजों के स्लेव रहे, तो ये जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है। तो बोला डेवलपमेंट तो हो जाएगा, बट ये हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि इनके जो मॉडल्स होते हैं डेवलपमेंट के वो बहुत ही बेहतरीन होते हैं, प्रॉपर फोकस करते हैं मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, सारी चीज़ों को, तो डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है, तो अपन ने इसको अडॉप्ट नहीं किया। फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात की गई, तो ये कह रहा है डेवलपमेंट फॉर ऑल, वेलफेयर फॉर ऑल, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात करता है। बोला यार अभी तो पैसा ही नहीं है, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, तो फिर कहा कि एक काम करते हैं, एक मिक्स्ड अप्रोच फॉलो करते हैं, जिसमें डेवलपमेंट के लिए तो अपन कैपिटलिस्टों के मॉडल अपनाते हैं और वेलफेयर के लिए सोशलिस्टों का मॉडल अपनाते हैं, और ये दोनों मिला के आप देखेंगे एक मिक्स्ड इकोनॉमी बनी। तो आप देखेंगे डेवलपमेंट के मॉडल जो है वो कैपिटलिस्टों के हैं और वेलफेयर के मॉडल सोशलिस्टों के, और ये मिला के बना मिक्स्ड इकोनॉमी, मतलब प्राइवेट और आप देखेंगे सोशल, मतलब यहाँ प्राइवेट कह सकते हैं, इसको गवर्नमेंट कह सकते हैं आप मिक्स्ड को, तो ये दोनों मिला के बना मिक्स्ड इकोनॉमी। समझ में आ रही बात। तो ये जो है ये आप रशिया में देख सकते हैं, और ये जो है अपने इंडिया में है मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है, क्लियर हुआ जी। बिल्कुल इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है भाई, अपन ने तो मिक्स्ड ही अपनाया, हर चीज मिक्स मिक्स, अपन भी मिक्स है, इकोनॉमी भी मिक्स्ड, और हमारा जो क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी मिक्स मिक्स है, सारी चीजें मिक्स मिक्स है। अपन लोग मिक्स मिक्स में ज्यादा विश्वास करते हैं प्योर की जगह, ठीक है। तो राइट आंसर इज उसका मिक्स्ड। अब ये तो 3 टाइप्स हो गए, अब 2 और मैं बता रहा था आपको। कौन, अच्छा इसका तुम लोग स्नैपशॉट ले लो अगर लेना चाहते हो, तो लेना चाहते हैं, अगर हाँ तो डन है, ले लिया, चलिए वेरी गुड। चलिए अब मैं इसको डिलीट करता हूं। आइए अब आइए 2 और इकोनॉमी के टाइप्स हैं। पहला है, एक है क्लोज्ड इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी
और एक है ओपन इकोनॉमी। ठीक है, ये दो और टाइप्स होते हैं इकोनॉमी के। पूरे ले, ठीक है। अब ये हो गया तुम्हारा क्लोज्ड। कैसे? हाई टैरिफ रेट, हाई डंपिंग, उसके बाद स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पॉलिसी, उसके बाद लिमिटेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट, लाइसेंस सिस्टम। ओपन, ओपन में लोअर टैरिफ रेट, लोअर डंपिंग रेट, और उसके बाद लिबरल गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है, और फ्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ये है बॉस क्लोज्ड और ओपन इकोनॉमी के टाइप्स। मतलब क्या होता है इनका मतलब? देखिए, क्लोज्ड इकोनॉमी अपन लोग 1947 से लेकर और टिल 1991 तक हमारी इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी क्लोज थी। 1991 से लेकर और टिल नाउ ये है ओपन इकोनॉमी। ठीक है, अपनी इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो आप देखेंगे क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब होता है कोई भी इकोनॉमी क्लोज कैसे होती है और उसका रीजन क्या है। तो इंडिया की इकोनॉमी क्लोज क्यों हुई और उसके ड्रॉबैक क्या रहे, ये थोड़ा ध्यान में दीजिएगा। 1947 में अपन लोग इंडिपेंडेंट हुए, अंग्रेजों से रिलीज हुए। उससे पहले 200 ईयर्स तक अंग्रेजों के स्लेव रहे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रिटिशर्स जब इंडिया आए तो वो ट्रेड करने आए थे, न कि अपन लोग को स्लेव बनाने। लेकिन वो ट्रेड करते करते उन्होंने पॉलिटिकली कंट्रोल कर लिया और फिर हमें स्लेव बना के 200 ईयर्स तक अपन लोगों पर रूल किया और हमारा खूब सारा एक्सप्लॉयटेशन किया। जब 1947 में अंग्रेज गए तो अपन इतने डरे हुए थे कि अपन ने कहा कि यार अब हम किसी और को अपने देश में ट्रेड करने के लिए नहीं आने देंगे, नहीं तो पता चला फिर ट्रेड करने आएगा और फिर पॉलिटिकली हमें स्लेव बना देगा। तो हमने क्या किया, आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने अपनी इकोनॉमी को क्लोज कर दिया। ठीक है, ये ऐसे बैरियर लगा दिए। अब क्लोज करने का मतलब क्या होता है? भाई कोई रूम तो है नहीं है घर की, उसमें आप लॉक कर देंगे और बंद कर दिया। ये इकोनॉमी है, इकोनॉमी को कैसे क्लोज करेंगे आप? तो इकोनॉमी को क्लोज करने के कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिससे आप इकोनॉमी को क्लोज कर सकते हैं, एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट से, ट्रेड से, डिफरेंट सोर्सेज से। ठीक है, तो ये वो पैरामीटर्स हैं जिसके थ्रू हम किसी भी देश की इकोनॉमी को क्लोज कर सकते हैं। कैसे? पहला, टैरिफ ड्यूटी को हाई करके। टैरिफ ड्यूटी बॉस आप देखेंगे ट्रेड के पर लगता है, ट्रेड पर, गुड्स के ट्रेड पर। मान लीजिए कोई देश आपके देश में अपने गुड्स बेचना चाहता है, ठीक है, तो जब भी आपके कंट्री में वो अपनी गुड्स होल्ड करने आता है तो उसको एक टैक्स पे करना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं टैरिफ ड्यूटी। अभी आपने सुना होगा कि जॉर्ज बुश कह रहा हूं मैं, ट्रंप ने चाइनीज गुड्स पर टैरिफ बढ़ा दिए थे और इवन इंडिया ने भी अमेरिकन गुड्स पर टैरिफ बढ़ा दिए थे, हार्ले डेविडसन वगैरह पर। और इसके बदले आप देखेंगे ट्रंप ने इंडियन कई गुड्स पर टैरिफ बढ़ा दिए थे। तो टैरिफ बढ़ाने का मतलब क्या है कि अगर जैसे ही आप किसी देश के गुड्स पर टैरिफ लगाते हैं, उसको हाइक करते हैं उस रेट को, तो उससे क्या होता है कि उस देश के जो एक्सपोर्ट है उस पर आप बैरियर लगाते हैं। मतलब आप नहीं चाहते कि उस देश का गुड्स आपके देश में आए, इसलिए आप उसको बैरियर करना चाहते हैं, आप उसको रोकना चाहते हैं।
तो जब भी कोई देश नहीं चाहता कि उसके देश में फॉरेन गुड्स की सप्लाई बढ़े और फॉरेन गुड्स की सप्लाई ज्यादा है, उसके लिए क्या करता है, वो अपनी टैरिफ ड्यूटी को हाइक कर देता है, बढ़ा देता है। इससे क्या होगा, तो जैसे टैरिफ ड्यूटी आप बढ़ाएंगे तो उस कंडीशन में उसकी गुड्स की प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी। तो आप देखेंगे उस बढ़ी हुई प्राइस पर वो गुड्स की मतलब वो उस रेट पर वो मार्केट में बेच नहीं सकता, उतनी महंगी हो जाएगी, लोग खरीद नहीं सकते। ठीक है, जैसे हार्ले डेविडसन का एग्जांपल है, उस पर इतना ज्यादा टैरिफ लगता है कि बहुत ही महंगी आती है। अगर टैरिफ कम कर दे गवर्नमेंट तो बहुत ही सस्ती आ सकती है। तो ऐसे ही गवर्नमेंट जिसको रोकना चाहती है उस पर टैरिफ ड्यूटी को क्या करती है, हाइक करती है। ठीक है, तो इससे जो फ्लो है फॉरेन गुड्स का वो रुक जाता है या होल्ड हो जाता है। क्लियर? तो एक तो टैरिफ ड्यूटी हाई करके, दूसरा है डंपिंग ड्यूटी। डंपिंग ड्यूटी का मतलब होता है कि आप देखेंगे जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो दूसरे देशों से अपने देश में इन्वेस्टमेंट कराते हैं। जैसे अपने देश में आप देखेंगे मॉरिशस, यूएस, चाइना, कोई बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज हैं जिन्होंने हमारे देश में डिफरेंट सेक्टर में इन्वेस्ट कर रखे हैं, इंडस्ट्री लगा रखी है, सर्विस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रखे हैं। उससे क्या होता है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। वो कंपनी यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और फिर यहीं के रॉ मटेरियल्स लेते हैं, यहीं पर प्रोडक्शन करते हैं और फिर इंडिया में उसकी सप्लाई करते हैं और यहाँ से प्रॉफिट लेके जाते हैं और फिर कई बार यहाँ से भी दूसरी जगह आप वो सप्लाई करते हैं। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपके देश में एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, तो उसको रोकने के लिए क्या करती है गवर्नमेंट, डंपिंग ड्यूटी को हाई कर देती है। मतलब जो भी इन्वेस्ट करना चाहता है उसको एक डंपिंग ड्यूटी पे करना पड़ता है। तो जैसे ही डंपिंग ड्यूटी को अगर हाइक करेगी तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये भी रुक जाएगा। क्यों भाई, अगर डंपिंग ड्यूटी सरकार बढ़ाएगी तो कहेगा कि यहाँ क्यों इन्वेस्ट करें। मान लो 1000 करोड़ अपने को इन्वेस्ट करना है तो उसका 10 से 15% हमें टैक्स के रूप में पे करना पड़ेगा। क्या फायदा, हम उस कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे जहां नॉमिनल चार्जेस लगते हो और फिर हमारे पास लिक्विडिटी भी ज्यादा होगी तो हम उससे और ज्यादा डेवलपमेंट करेंगे। तो एफडीआई को अगर आप रोकना चाहते हैं तो डंपिंग के थ्रू हम उसको रोक देते हैं। तो दूसरा पैरामीटर। तीसरा, स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पॉलिसी। भाई मान लीजिए कि अगर ये अमाउंट पे करके कोई आ भी गया तो आने के बाद उसको लैंड के लिए, वाटर के लिए, उसके बाद पैकेजिंग के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट से उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने इतनी पॉलिसी स्ट्रिक्ट कर दी कि मल्टी विंडोज बना दिए कि पहले यहाँ से लो फिर यहाँ से। अब पता चला कि वो इतने नॉर्म्स उन्होंने हार्ड कर रखे हैं कि कोई उसको फुलफिल ही नहीं कर पाएगा और नहीं कर पाएगा तो वो इन्वेस्ट ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, मतलब लिमिटेड लोग ही उस नॉर्म्स को पूरा कर पाएंगे, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे। तो स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से इन्वेस्ट अगर कोई आ भी गया तो फिर वो आगे प्रोसीड नहीं कर पाएगा। ये हो। दूसरा, लिमिटेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट। बहुत ही लिमिटेड वे में आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल भी आपने बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं। और तीसरा, आपने इसी गवर्नमेंट पॉलिसी के थ्रू लाइसेंस सिस्टम बना रहा है कि ये लाइसेंस लेना पड़ेगा, वो लाइसेंस लेना पड़ेगा, और इससे आप सामने वाले को परेशान करके भगा देना चाहते हैं। मतलब वो रुक ही नहीं पाएगा, इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर लग जाएंगे। तो इस तरह से हमने क्या किया कि अपनी इकोनॉमी में इतने सारे बैरियर्स लगा के और अपनी इकोनॉमी को क्लोज कर दिया। ठीक है, रीजन यही था कि भाई साहब कि कोई दूसरा हमारी कंट्री में इन्वेस्ट ना कर पाए, हमारी कंट्री के साथ ट्रेड ना कर पाए, हमें दोबारा से जैसे अंग्रेजों ने स्लेब बनाया था वैसे हमें स्लेब नहीं बना पाए, हमारा एक्सप्लॉयटेशन ना कर सके। तो हमने 1947 में आफ्टर इंडिपेंडेंट हमने ये सारे प्रोविजंस अपनी इकोनॉमी में इंप्लीमेंट कर दी किए, जिसकी वजह से फॉरेन की इन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को हम रोक सकें। क्लियर हुआ? ये आया समझ में? ये समझ में आया कि नहीं आया? क्लोज समझ में आ गया सबको? हिमांशु, नवीन, बोलो यस और नो। अरे समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, ये तो हो गया भाई क्लोज्ड इकोनॉमी। अब हम आते हैं ओपन। ओपन पे मतलब खुली अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब ये कैसे हुआ? तो आपको मालूम होगा कि भाई अपन लोग ऑलरेडी 200 ईयर्स तक स्लेव रहे। उस बीच में डेवलपमेंट तो हुए नहीं क्योंकि ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था, सब कुछ यहां से अंग्रेज अपने देश लेके चले गए। आजादी के बाद बस खाली डब्बा खाली बोतल लेके अपन घूम रहे थे, कुछ था नहीं, सब कुछ पूरी तरह से बर्बाद करके गए अंग्रेज। अब जो रिसोर्सेज थे उसके अकॉर्डिंग अपन ने डेवलपमेंट करने की कोशिश की, लेकिन
जिस वे में होना चाहिए उस वे में नहीं हुआ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों की डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर सेक्टर पे थी, इंडस्ट्रीज थी नहीं, जो थी उनकी भी हालत खराब थी, और सर्विस सेक्टर तो गुल ही था। तो धीरे धीरे हमने 5 इयर्स प्लान के थ्रू ग्रो करने की कोशिश की, लेकिन जितने रिसोर्सेज और फाइनेंशियल कंडीशन जो हमारी होनी चाहिए वो थी नहीं। तो जो कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग हमने डेवलपमेंट करने की कोशिश की, लेकिन वो हमारे लिए एनफ नहीं था। आपको मालूम होगा चंद्रशेखर के टाइम में 22 टन सोना गिरवी रखा गया था करेंसी प्रिंट करने के लिए, वो भी फेल हो गया। मतलब ये आप मान लीजिए कि हम लोग लड़खड़ाते हिलते डुलते 1990 तक किसी तरह से हमने अपनी इकोनॉमी को एक्सटेंड किया, उसका डेवलपमेंट किया। 1990 में ऐसी कंडीशन हो गई कि हमारे देश में पूरी तरह से रिसेशन आ गया, आर्थिक मंदी। अब मतलब ऐसी स्थिति थी कि बिल्कुल भी अब डेवलपमेंट के लिए हमारे पास फंड नहीं था, बिल्कुल फॉरेन एक्सचेंज गिर गया था, फॉरेन जो स्टोरेज था करेंसी का वो भी खत्म था, करेंसी प्रिंट करने की नहीं थी, ट्रेड तो बिल्कुल खत्म ही हो चुका था। तो उस कंडीशन में उस समय हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह ने रिकमेंड किया कि भाई आप चलिए वर्ल्ड बैंक, अपन वहाँ चलते हैं, वर्ल्ड बैंक और IMF से कर्जा मांगते हैं और फिर उनको बोलते हैं कि आप हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए फंड कीजिए। ये दोनों गए और दोनों वहाँ जाने के बाद इन्होंने फंड रेज करने की बात करी IMF वर्ल्ड बैंक से, लेकिन उन्होंने एक कंडीशन रखी, और कंडीशन रखी कि भाई हम फंड तभी देंगे जब आप अपनी इकोनॉमी को ओपन करेंगे, खोलेंगे, जिसमें ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के कॉन्सेप्ट को आप अपनाएंगे। तो अपने पास ऑप्शन था नहीं, क्या करते? तो फाइनली इन लोगों ने इस ओपन इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को अपना लिया और ये दोनों आए, एक मॉडल तैयार किया, इसको बोलते हैं राव मनमोहन मॉडल। और इस मॉडल के थ्रू LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक नवीन बताता हूं, ठीक है, आया और फिर हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया। ठीक है, अब क्या किया हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन करने में? तो लोअर टैरिफ रेट को हमने लोअर कर दिया। इससे क्या फायदा हुआ? तो जैसे ही टैरिफ रेट को हमने लोअर किया तो फॉरेन जो ट्रेड है वो देश में बढ़ गया। तो पहले हमारे देश में मोनोपोली थी, आपको याद होगा 1990-91 से पहले हर चीज का एक फिक्स ब्रांड था। जूता अगर किसी को खरीदना है तो बाटा, टाइटन की घड़ी, हर चीज का फिक्स ब्रांड, कोई परफेक्ट कंपटीशन नहीं था और उनकी मनमानी थी, कितनी महंगी महंगी चीजें आती थी। मोटरसाइकिल में जाइए तो राजदूत, यामाहा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। स्पोर्ट बाइक तो थी। उसके बाद स्कूटर में आएंगे, हमारा बजाज और एक LML भेस्पा था। उसके बाद कुछ था ही नहीं, हर चीज का एक फिक्स ब्रांड था। जैसे हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया, विदेशी फॉरेन कई सारी कंपनियां हमारे देश में आई और इससे क्या हुआ? एक परफेक्ट कंपटीशन तैयार हुआ। परफेक्ट कंपटीशन में अच्छे गुड्स, अच्छी क्वालिटी के और कम कीमत पर लोगों को मिलने शुरू हुए। उसके बाद जब मार्केट में कंपटीशन हुआ तो हमारे देश की जो मोनोपोली वाली कंपनियां थी उन्होंने कहा कि भाई अगर अपने को अच्छा करना है तो और अच्छे गुड्स प्रोड्यूस करने होंगे, मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी इंप्रूव करना होगा और हमें भी दूसरे देशों में बेचना होगा। तो उन्होंने, उनका भी जो मैनेजमेंट था वो स्ट्रांग हुआ, अच्छा हुआ। अब वो भी दूसरे देशों में ले जाके बेचने लगे और फिर कंपटीशन से लोगों को अच्छी क्वालिटी के गुड्स सस्ते दामों पर मिलने शुरू हुआ। तो एक हुआ, तो इससे क्या हुआ? फॉरेन ट्रेड से हमारे देश की कंपनियां भी दूसरे देशों में जाके अपने गुड्स बेचने लगी, दूसरे देशों की कंपनियां हमारे देश में आई, तो ओपन मार्केट से कई तरह के बेनिफिट अपने को मिले। टैरिफ ड्यूटी से क्या हुआ? फॉरेन ट्रेड बढ़ा। दूसरा, डंपिंग ड्यूटी। नवीन, डंपिंग ड्यूटी तब लगाती है जब कोई सरकार कोई भी अगर हमारे देश में इन्वेस्ट करना चाहता है। जैसे मान लो तुम कोई कंपनी लगाना चाहते हो मॉरिशस में या थाईलैंड में, ठीक है, वहां पर आप कोई कंपनी लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप वहां इन्वेस्ट करेंगे। तो इन्वेस्ट करने के लिए आपको वहां की गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इन्वेस्ट करने के लिए एक आपसे चार्ज लिया जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए, उसको हम बोलते हैं डंपिंग ड्यूटी फॉर इन्वेस्टमेंट। आप जितना इन्वेस्ट करेंगे उसका एक सर्टेन अमाउंट आपको एज ए टैक्स के रूप में पे करना पड़ता है, उसको हम डंपिंग ड्यूटी बोलते हैं। तो ऐसे ही कोई भी कंट्री अगर हमारे देश में इन्वेस्ट करना चाहता है, जैसे सैमसंग, सोनी, कोई भी कंपनी जिन्होंने लगा रखा है, जब वो इन्वेस्ट करते हैं तो एक नॉमिनल चार्ज हमें टैक्स के रूप में, डंपिंग ड्यूटी के रूप में देते हैं, ठीक है। अब अगर आपने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर रखा है तो वो जो डंपिंग ड्यूटी है वो लोअर होती है, मतलब कम, नॉमिनल आप पे कीजिए 0.5% या 1% और आप इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि आपके देश में कोई इन्वेस्ट करे तो आप इसको हाइक कर देते हैं 5%, 6%, 4%।
तो अब क्या होगा, मान लो कोई कंपनी 1000 करोड़ इन्वेस्ट करना चाहिए तो उसको अपने टोटल अमाउंट का 4% देना पड़ेगा। तो एक अच्छा खासा अमाउंट टैक्स के रूप में चला गया, तो वो क्यों इन्वेस्ट करेगी तुम्हारे यहाँ, वो कहीं और करेगी जहां नॉमिनल चार्ज हो। तो इससे क्या किया आपने, इन्वेस्टमेंट को बैरियर कर दिया। क्लियर हुआ नवीन, क्लियर हुआ कि नहीं? यस और नो में रिप्लाई करो। नवीन क्लियर हो गया? आइए, तो इसको हम डंपिंग ड्यूटी बोलते हैं। तो हमने क्या किया, लोअर रेट कर लिया अपनी डंपिंग ड्यूटी का, ठीक है। उसके बाद क्या किया, लिबरल गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी लिबरल कर ली। कैसे, लाइसेंस सिस्टम एबोलिश कर दिया, कहा कि सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी वाले जो इंडस्ट्रीज हैं उनका छोड़ के बाकी सभी में कोई लाइसेंस नहीं लेना है, आप आइए और हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। दूसरा, हमने मल्टी विंडोज की जगह सिंगल विंडो कर दिया, मतलब कोई भी इन्वेस्टर अगर अपने देश में इन्वेस्ट करना चाहता है तो एक ही जगह अपनी सारी फाइल दे, विद इन आवर्स, विद इन अ डेज अप्रूव करके उसको मिल जाएगा, तो और मोटिवेट होगा इन्वेस्ट जल्दी करने के लिए। उसके बाद अपने देश में हमने सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और ईपीजेड, एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन लगाए, अपने देश के लोगों को मोटिवेट करने के लिए, फॉरेन ट्रेड करने के लिए, और विदेशों से कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके लिए। अब ये ईपीजेड और एसीजेड क्या होता है, सेज, तो यहां पर रियायती मूल्य मतलब सब्सिडाइज रेट पर इलेक्ट्रिसिटी, लैंड, प्रॉपर लैंड, वाटर है, सब कुछ सप्लाई करती है गवर्नमेंट, देती है। एक एरिया बना के, जैसे रिको वगैरह है राजस्थान में, अलग अलग जगह इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया गया, वहां सारे फेवरेबल कंडीशंस आपको मिलेंगे, ताकि कोई इन्वेस्टर आए तो तुरंत अट्रैक्ट हो कि यार यहाँ पर फेवरेबल कंडीशन, अपन इन्वेस्ट करके तुरंत यहाँ से प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीजों की स्थापना की अपन ओपन इकोनॉमी की तरफ, ताकि अधिक से अधिक इन्वेस्टर्स को अपन अट्रैक्ट कर सके अपने देश में। तो उससे हमें क्या बेनिफिट होगा जी, तो ट्रेड से क्या बेनिफिट होगा, तो ट्रेड बढ़ेगा अगर अपने देश में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ठीक है, तो दोनों, इससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो कई सारी चीजें जो हमारे देश में नहीं थी वो विदेशों से अपन मंगा के और अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट को। और एक्सपोर्ट बढ़ाने से क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ता है तो हमारे देश में प्रोडक्शन ज्यादा होगा, फॉरेन करेंसी का फ्लो हमारे देश में ज्यादा आएगा और ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। एक तो हुआ ट्रेड के थ्रू। दूसरा, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से क्या बेनिफिट होगा हमें, तो इन्वेस्टमेंट से बेनिफिट होगा कि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है और हमारे पास लैक ऑफ करेंसी, लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ फंड, हमारे पास इतना फंड नहीं है कि हम हर क्षेत्र में डेवलपमेंट कर सके, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, एजुकेशन, जो भी सेक्टर्स, जितने भी सेक्टर्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो हम क्या करेंगे, जिन क्षेत्रों में हम डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे लैक ऑफ फंड की वजह से, उन क्षेत्रों में हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कराएंगे। इससे क्या होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से वहां पर इंडस्ट्रीज फॉर्म होंगी उस सेक्टर में, या उस सेक्टर का डेवलपमेंट होगा। इंडस्ट्रीज फॉर्म होने से मोर एंड मोर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और अधिक से अधिक लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो फिर क्या होगा, उनको उनकी इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो वो उनकी डिमांड भी बढ़ेगी, साथ में गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करेंगे। और आपको मालूम होगा कि जब भी कोई इंडस्ट्रीज कहीं खुलती है तो उससे रिलेटेड वहां पर एक टाउनशिप डेवलप हो जाती है, ठीक है। और कई सारे लोग आप देखेंगे, बीड़ी, सिगरेट, चाय, पानी, गुटखा, इन सब की दुकानें, और हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो हमारी देश की गवर्नमेंट जिन सेक्टर्स में डेवलपमेंट नहीं कर पा रही थी, उन सेक्टर्स में हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट करा के उन सेक्टर्स को ग्रो किया, ताकि जब डेवलपमेंट होगा, हमारे देश का विकास हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हम क्या करेंगे, तो ऑटोमेटिकली फिर हम उन क्षेत्रों का डेवलपमेंट कर पाएंगे। तो इट इज राइट टाइम टू, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट थ्रू FI, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के थ्रू इंडस्ट्रीज डेवलप करेंगे, फिर उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, और फिर उसके थ्रू ये डेवलपमेंट। तो ये मोटिव था बॉस हमारे देश में ओपनिंग। तो जब हमने ओपन किया उसके बाद ही 1991 के बाद हमारे देश में इस तरह की चीजें डेवलप हुई, और आज आप देखिए बहुत सारी फॉरेन इंडस्ट्रीज हमारे देश में लगी हुई हैं और काम कर रही हैं। LG, सैमसंग, हुंडई, स्कोडा, बहुत सारी कंपनियां, एक दो नहीं हजारों कंपनियां जो जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगा रखी है, और वो यहां से अपने ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। क्लियर? आया बात सबको समझ में? आई बात सबको समझ में जी? यस और नो? क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ कि नहीं? यस और नो? सब लोग बोले फटाफट। चलिए, ये हो गया बॉस, ये था। तो आई होप कि आपको क्लोज और ओपन इकोनॉमी
अच्छी तरह से समझ में आ गया हो, साथ में कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी भी क्लियर। ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना? अरे हुए कि नहीं? अच्छा, डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी में डिफरेंस समझते हो क्या? बताओ कौन समझता है डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी में अंतर? चलिए आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो कर लिया था अपन ने, और इसका राइट आंसर 9 का था मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, 9 का राइट आंसर था मिक्स्ड इकोनॉमी। आई होप सबको समझ में आ गया हो। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन मोटिव ऑफ थर्ड 5 ईयर प्लान इन इंडिया? थर्ड 5 ईयर प्लान का मेन मोटिव क्या था? तो सबसे पहले तो इसका टेन्योर बताओ मुझे तुम लोग, फिर उसका थीम बताओ, और फिर आप इसका मॉडल बताएं। सुधांशु ने बताया है टेन्योर 1961 से 66। थीम बताओ, थीम बताइए। थीम इसका क्या थीम था, क्या मोटिव रखा था अपन ने इस 5 ईयर प्लान में? बताओ जल्दी। सुधांशु, थीम था स्ट्रेस एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूव प्रोडक्शन। ठीक है, मॉडल क्या था? इसको गैडगिल के द्वारा तैयार किया गया था थर्ड 5 ईयर प्लान के। ठीक है, गैडगिल योजना भी बोलते हैं इस थर्ड 5 ईयर प्लान का। ठीक है, और इसका ग्रोथ रेट क्या था जी? कोई बताएगा ग्रोथ रेट क्या था इसका? थर्ड 5 ईयर प्लान का ग्रोथ रेट बताओ। थर्ड 5 ईयर प्लान का ग्रोथ रेट बताइए। अचीवमेंट, ग्रोथ रेट एक तो, और अचीवमेंट कितना था ये बताना है। बताओ फटाफट। थर्ड 5 ईयर प्लान का ग्रोथ रेट और अचीवमेंट दोनों बताना है आपको। 5.6, बिल्कुल 5.6 तो टारगेट रखा था, और 2.6 अचीवमेंट है। रीजन, 3 रीजन है इस प्लान के बुरी तरह से पिटने के। पहला रीजन है, आप देखेंगे 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ। उसके बाद दूसरा रीजन है 1965 में इंडिया पाकिस्तान युद्ध हुआ। और तीसरा रीजन है 1965 और 66 में ड्रॉट आ गया इंडिया में बॉस, सूखा बड़े पैमाने पर। और इसी समय लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था क्या? जय जवान जय किसान, मतलब जवानों साफ पाकिस्तान को फाड़ देना है। और कहा किसानों इतने फुट गन्स का प्रोडक्शन करना है कि अमेरिका को कहे तुमको लेना है तो अब हमसे ले लो। ठीक है, और इसी समय ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था भारत में, फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसमें मास लेवल पर फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन अपन ने किया था। समझ में आ रही बात? तो टेन्योर 1961 से 66, थीम था स्ट्रेस एग्रीकल्चर एंड इंप्रूव प्रोडक्शन, मॉडल था गैडगिल मॉडल था, और टारगेट था जीडीपी में ग्रोथ रेट का 5.6, अचीवमेंट 2.6 था। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि भाई प्रोडक्शन को इंप्रूव करने का मोटिव कहां से आया? फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो हैराड डोमर मॉडल पर था, और उसमें अपन ने एग्रीकल्चर पर फोकस किया था, क्योंकि हमारे देश के मोस्ट ऑफ द लोगों की डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर पर थी। तो कहा कि पहले हम एग्रीकल्चर को इंप्रूव करते हैं, फिर उसके बाद हम दूसरे सेक्टर पर शिफ्ट होंगे।
और उस 5 ईयर प्लान में हम सक्सेसफुल रहे, तो हमने क्या किया कि हम हाईली एम्बिशियस हो गए। हमने कहा यार अपन ने एग्रीकल्चर को तो ग्रो कर दिया, अब एक काम करते हैं, दूसरे प्लान में हेवी एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को प्रमोट करते हैं ताकि दूसरे सेक्टर को भी इंप्रूव कर सके और जो डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर पर है उससे कम करके लोगों को एम्प्लॉयमेंट देके और रेवेन्यू जनरेट कर सके और इनकम जनरेट करे। तो दूसरा 5 ईयर प्लान तैयार किया पीसी महालनोबिस ने, जो हमारे देश के एक बहुत बड़े स्टैटिक्स साइंटिस्ट थे और उन्हीं के जन्मदिन पर स्टैटिक्स डे मनाया जाता है। उन्होंने इस मॉडल तैयार किया और उसका थीम रखा टू प्रमोट हेवी एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। भाई साहब इसमें बड़े बड़े स्टील प्लांट, राउरकेला, भिलाई, उसके बाद दुर्गापुर, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, ठीक है, ऐसे बड़े बड़े स्टील प्लांट और डीजल इंजन के फैक्ट्रीज लगाई गई। बट क्या हुआ, इस 5 ईयर प्लान में अपन बुरी तरह से पिट गए। जब पीटे तो हमें रियलाइज हुआ कि यार नहीं, गलत हो गया ना। अपना मोटिव था एग्रीकल्चर को प्रमोट करने का और तब इंडस्ट्रीज को, क्योंकि अभी इतने स्किल्ड नहीं है लोग कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सके, तो हम फिर शिफ्ट हो गए तीसरे 5 ईयर प्लान में। हमने दोनों को मिक्स कर दिया, मतलब एग्रीकल्चर और प्रोडक्शन। तो यहां पर कहा कि स्ट्रेस एग्रीकल्चर करेंगे बट प्रोडक्शन को इंप्रूव करेंगे ताकि लोगों की डिपेंडेंसी कम हो। तो दोनों का मिक्स कर दिया था हमने, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज को। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो तो बोलो मेरे लाल। अगर हाँ समझ में आता है तो यस बोल दो, धीरे से मोहब्बत से वाई लिख दो, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वाई। ठीक है, आइए, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 10। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, आंसर दीजिए इसका। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्ट टैक्स? कौन सा डायरेक्ट टैक्स नहीं है जी? चलो सरप्राइज क्वेश्चन, 4 सरप्राइज क्वेश्चन इस पर पूछूंगा मैं तुम लोगों से, ये इसका आंसर दीजिए। उसके बाद 4 सरप्राइज क्वेश्चन और हैं, उनका भी आंसर आप लोगों को देना है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से, हिंदी दिखाऊं क्या नवीन? लो हिंदी देख लो भाई। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है या प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तुम लोग को मैंने बता रखा है इसका। आई होप कि आप इसका आंसर बखूबी दे पाएंगे। बता रखा है ना जी? बताओ। अरे यार इतना टाइम लगाते हो तुम लोग। अगर टैक्सेस को समझना है तो सीधे सीधे इस पर आ जाओ ना भाई। टैक्स ये हो गया डायरेक्ट टैक्स, ये इनडायरेक्ट टैक्स। सीधे डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल क्या है? wipro.co.in। विप्रो .co.in। और इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है एक्सक्यूज मी, क्या रे, सीधा कहीं नहीं जाना है। डब्ल्यू से वेल्थ टैक्स, प्रो से प्रॉपर्टी टैक्स, सीओ से कॉर्पोरेट टैक्स, एन से कॉम, सीओएम कॉम से कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, और डॉट इन, आई इन से इनकम टैक्स। These are the example of direct tax। EX से indirect tax examples क्या है? EX से excise duty, CU से custom duty, SC से service tax, M से mode VAT और E से entertainment tax। ठीक है, these are the example of indirect tax। अब इनमें से देख लो कि wipro.co.in, wepro.co.in, इसका शॉर्ट ट्रिक से याद कर लेना। और इसका एक्सक्यूज मी इनडायरेक्ट टैक्सेस का, इनमें से अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो देख लीजिए। आयकर डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है, संपत्ति कर ये वेल्थ टैक्स ये भी एग्जांपल है, कॉर्पोरेट टैक्स ये भी एग्जांपल है। तो कौन सा है? नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सारे डायरेक्ट टैक्स हैं, तो इनमें से कोई नहीं, मतलब डी आंसर इज राइट। क्या मैं उम्मीद करूं कि ये बात समझ में आ गई? बोलो हाँ या ना बोलो। सबको समझ में आ गया? क्लियर हुआ? अरे हुआ कि नहीं? सब लोग बोलो भाई। वेरी गुड, ऐसे ही जोश और जुनून बनाए रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा ये सरप्राइज क्वेश्चन मैं पूछ रहा था यार, मैं तो भूल ही गया और पूछा भी नहीं, आगे बढ़ रहा हूं। चलो एक सरप्राइज क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे।
पूछूं? बोलो, सरप्राइज क्वेश्चन। चलिए, अब आप मुझे ये बताइए कि सरप्राइज क्वेश्चन में कि मैं लिखता हूं यहां पर, गिफ्ट टैक्स, ये कौन सा टैक्स है? गिफ्ट टैक्स बताओ कौन सा है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? बताइए, गिफ्ट टैक्स डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट? वेरी गुड, डायरेक्ट टैक्स है। जो भी आप गिफ्ट देंगे। और अच्छा, ये बताओ कितने तक का गिफ्ट टैक्स, अरे लिखी थी, कितने तक का गिफ्ट टैक्स फ्री है जी, अगर कोई गिफ्ट लेते हैं आप तो? बताओ, कितने तक का गिफ्ट अगर आप लेते हैं तो फ्री होगा? 20 लैक्स। अगर 20 लाख तक का अगर आप गिफ्ट लेते हैं तो वो माफ होगा, उसके ऊपर लेंगे तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, MTNL कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज? MTNL किस कैटेगरी में आता है? नवरत्न, महारत्न या मिनी रत्न? बताइए किस कैटेगरी में आता है जी? नवरत्न मतलब 9 कंपनियों का एक रत्न बनाया गया, मिनी मतलब 9 से कम, और महारत्न मतलब 9 से ज्यादा कंपनियों को। इनके बारे में एग्जाम में पूछा गया है। इनमें से किसी भी कंपनी का नाम पूछ लेगा आपसे और पूछेगा कि ये वो किस कैटेगरी में आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है वो ये पूछा है MTNL जो है वो किस कैटेगरी में है, मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न। तो एक तो इनकी संख्या भी है, उसके बाद इनके ट्रांजैक्शंस हैं, ट्रांजैक्शंस के अलावा इनके प्रोडक्शन है। इनके आधार पर भी इन कंपनियों को डिफाइन किया गया है कि वो किस कैटेगरी में है। क्लियर? तो बताइए इसका आंसर, बताइए सर, कौन बताएगा? सुधांशु ने बताया ए आंसर, 12 का राइट आंसर ए बताया है। जितेंद्र ने आंसर बताया ए, ठीक है। फिर जितेंद्र डी क्यों लगा रहे हो आप? फिर डी क्यों लगा रहे हैं आप? राइट आंसर इज ए, ठीक है। नवरत्न कंपनी है ये, ठीक है। MTNL जो है वो नवरत्न कंपनी की लिस्ट में आती है, ठीक है। उसके बाद महारत्न में आप देखेंगे भेल, गेल, सेल, ये जो है ये महारत्न कंपनियां हैं, ठीक है। मिनी रत्न में दूसरी जो छोटी कंपनियां हैं PSUs वो आती हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? नवरत्न। क्लियर? अरे क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, राइट आंसर इज नवरत्न। तो कल मैं एक छोटा सा लिस्ट बताऊंगा आपको इन कंपनियों के नाम के, कि कौन कौन रिसेंटली अभी कौन से लिस्ट में इसका नाम पूछ लेता है, जो अभी रिसेंटली मूव कर रहे हैं। तो कल इसका एक छोटा सा लिस्ट मैं आपको लिखवा दूंगा, वो ध्यान में रखना। एक क्वेश्चन इनसे मिनी रत्न, महारत्न से पूछता है, ठीक है। समझ में आया सबको? क्लियर हुआ जी? यस और नो? क्लियर? नवीन, क्लियर हुआ? चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग मिलेंगे फिर सेम टाइम यहीं पर नए जोश और जुनून के साथ, और देखेंगे कुछ और नए क्वेश्चंस और उनके एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, टाइम भी क्लियर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, शुभ रात्रि, हैव ए नाइस नाइट, ओके।